अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन देखा था और उसके कुछ केसेस देखे थे कि सिंपल लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन किस तरह से लिखा जाता है। अगर सिर्फ इफ़ कंडीशंस के साथ हमने कोई कॉम्प्रीहेंशन लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे उसको। अगर एल्स के साथ लिखना है तो कहाँ लिखना है। सही है। लास्ट में हम ये एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कुछ लिस्ट्स हैं, मतलब एक लिस्ट है, उसमें कुछ ग्रेड्स मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट के परसेंटेज मौजूद हैं। सही है। और हमने इस पर लूप चला के लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की हेल्प से आइडेंटिफाई करना था कि भाई किस स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। सही है। जिस तरह हमने पहले सिंपल इफ कंडीशन स्टेटमेंट की मदद से किया था, वही काम हमने करना था लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से। सही। तो इस चीज़ को हमने देखा था, इसमें कोई मसला है आप लोगों को? लास्ट क्लास में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। जी भाई, चलें। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी मैसी लग रही है, मतलब गिच पिच टाइप की हुई है इसके अंदर। तो हम इसको थोड़ा सा बेटर बना के लिख सकते हैं। सही है। और बेटर किस तरह बना के लिख सकते हैं? हम इस तरह करेंगे, हमारी जो जो कंडीशन होगी ना, उसको हम क्या करेंगे, एक अलग लाइन पे लिखेंगे। हमारी इफ़ और एल्स तक की जो कंडीशन होगी उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट लाइन्स पे लिखेंगे। सही है। तो किस तरह हो सकता है वो पॉसिबल? देखिए, यहाँ से मैंने इसको यहाँ भेज दिया, एल्स है ना, एल्स के बाद मैं क्या करूँगा, अलग लाइन में मैंने इसको भेज दिया नेक्स्ट लाइन पर। अभी समझा दो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, एल्स तक रखा और एल्स के बाद वाले पार्ट को नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। सिमिलरली मैंने एल्स पे रखा, एल्स के बाद वाले पार्ट को नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया, और इस लूप को हम क्या करेंगे, अगली लाइन में भेज देंगे। सही है। अब समझिएगा बात को कि जब हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो सबसे पहले क्या चीज़ एग्जीक्यूट होती थी? फॉर लूप चलता था। सबसे पहले क्या चीज़ एग्जीक्यूट होती थी? फॉर लूप चलता था। सही है। तो फॉर लूप हमारे पास यहाँ आ गया। सही। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट आपने हैंडल करनी है ना कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, तो अगर आप इस चीज़ को कंपेयर कर लें ऊपर वाले तरीके से, एक आपने इस तरह से लिखा हुआ था, हमने इस चीज़ को इस तरह लिखा हुआ था, और एक मैंने उसी चीज़ को थोड़ा सा बेटर करके लिख दिया है, तो ये वाला ज़्यादा रीडेबल है। सही है। कॉन्सेप्ट आपका वही है अगेन कि भाई सबसे पहले जब आपकी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एग्जीक्यूट होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन चेक की जाएगी। सही। अगर वो सिंपल कंडीशन है तो फॉर लूप के बाद लिखी जाएगी, और अगर इफ्स के अलावा उसमें एल्स भी आ रहा है कंडीशन के अंदर तो फॉर लूप से पहले लिखेंगे हम। सही है। तो ज़रा देखें यहाँ पे, इन तमाम कंडीशंस को मैंने फॉर लूप से पहले ही लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, हम करते क्या आते हैं ऊपर, अगर आप लोग इस पे देखें, हमारे पास सबसे एंड में कौन था? फॉर लूप था। सबसे पहले ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। सही है। तो क्या करेगा, परसेंटेज के अंदर वो एक परसेंटेज उठा के ले आएगा। सही है। पहली परसेंटेज आएगी उसके अंदर 54। ये PERC आइट्रेटर जो मैंने बनाया था उसके अंदर परसेंटेज आ चुकी है। अब आपके पास कंडीशन कहाँ से चेक होती थी? सबसे पहले आपकी ये कंडीशन चेक होती थी। अगर ये ट्रू हो जाती थी तो इसके पीछे वाली चीज़ हमने बात की थी, वो क्या हो जाती थी, वो हमारी लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाती थी। सही है। सिमिलरली अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए तो फिर मतलब कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? एल्स वाली। और एल्स के अंदर जाके फिर हमने एक और इफ कंडीशन लगाई हुई थी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम है कि भाई अगर आपके पास सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने पे हमने जो चीज़ लिखनी होती थी वो कहाँ लिखते थे? इफ़ के पीछे। सही है। एक्सप्रेशन वाली जगह पे। तो आप अभी फिलहाल इसको एक्सप्रेशन वाली जगह मान सकते हैं, इसको आप एक्सप्रेशन वाली जगह बोल सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी आपके पास A1 ग्रेड आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब क्या हुआ कि भाई एल्स वाली कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। एल्स ट्रू हो रही है। अब एल्स में जब कंपाइलर जाएगा तो उसको पता चलेगा भाई वहाँ एक और कंडीशन लिखी हुई है, वहाँ पर एक और कंडीशन लिखी हुई है। अब देखें, अगर आपका एल्स ट्रू होता है तो क्या करेगा, कंपाइलर आगे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। अब जब वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा और उसको पता चलेगा यहाँ पे और कंडीशन लिखी हुई है तो क्या करेगा, इसको चेक करेगा दोबारा से, इसको ही चेक करेगा डेफिनेटली वो सबसे पहले। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो
ए ग्रेड को हमारी लिस्ट में ही अपेंड करवा देगा। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो क्या करेगा, एल्स में जाएगा, एल्स ट्रू हो जाएगी मतलब, फिर जाके अगली कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू है मतलब अगर ये ट्रू है तो बी, अदरवाइज एल्स में आगे क्या प्रिंट कर देगा, फेल प्रिंट कर देगा। सही है। अच्छा अब जल्दी से देखें परसेंटेज में क्या उठा भाई, 54 आया। फर्स्ट टाइम लूप चला, परसेंटेज में क्या वैल्यू आई, 54 आ गई। बताएं जरा ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, चूँकि 54 80 से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स हो गई। तो A1 तो हमारी लिस्ट में अपेंड नहीं होगा, एल्स पे जाएगा हमारा कंपाइलर। पता चला इसको यहाँ पे एक और कंडीशन है, ये कंडीशन भी क्या हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो अभी भी ए ग्रेड हमारी लिस्ट में नहीं आएगा। अच्छा ये फॉल्स हो गई मतलब एल्स पे जाएगा दोबारा से, एल्स में गया तो पता चला इसको एक और कंडीशन लिखी हुई है, फिर इसने इस कंडीशन को चेक किया और पता क्या चला इसको कि भाई ये भी फॉल्स है। अब जब ये फॉल्स मिली इसको तो फिर अगेन कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा डेफिनेटली। अब जब एल्स पे गया तो पता चला आगे कोई कंडीशन नहीं है, बस क्या करना है मुझे, फेल दे देना है। ठीक है, फेल को क्या करना है, मुझे लिस्ट के अंदर अपेंड करवा देना है। समझ रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई होती ना, जो अभी हम लिख लेते हैं दोबारा से, तो क्या करेगा फिर वो अगली वाली कंडीशन को भी चेक करेगा। सही है। तो यूजुअली होता क्या है कि हम नेट से मान लेते हैं, वैसे तो 33 वाले 33% या उससे कम वाले फेल कंसिडर होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं भाई 50 तक की जिसकी आ रही है ना वो पास है, 50 से नीचे वालों को हम क्या बोल देते हैं, फेल बोल देते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस लाइन के बाद एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी। सही है, तो ज़रा बताएं क्या लिखूंगा मैं, सी एग्जैक्टली, सबसे पहले सी लिख लूंगा। ठीक है, और आगे जाके क्या बोलूंगा भाई, सी तुमने कब देना है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 या 50 से अबव हो तो सी दे देना, एल्स अब वो क्या करेगा, वरना क्या करो भाई जितनी भी परसेंटेज छोटी आ रही ना उसको फेल कर दो, उनको ग्रेड फेल असाइन कर देना। सही है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो अगर समझा हुआ नहीं है तो ये चीज़ बड़ी डिफिकल्ट लगेगी देखने में, समझ ही नहीं आएगा भाई ये क्या हो रहा है, ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, पहले कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आपने वो लॉजिक पिछली क्लास में समझी हुई है ना, तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ लेंदी है, मतलब बड़ा कोड है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली अब बात नहीं है। सही है, तो चलें एग्जीक्यूट करते हैं। और परसेंटेज को प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे जब तक कि वो कनेक्ट हो रहा है। सही है भाई, सॉरी ग्रेड्स आएंगे ना, परसेंटेज तो नहीं प्रिंट करनी है हमें, हमें क्या प्रिंट करना है, ग्रेड्स प्रिंट करने हैं, क्योंकि हमारा जो सारा जो सारी चीज़ें हैं हमारी, मतलब ए ग्रेड या बी ग्रेड या फेल वाला सारा पार्ट किस में सेव हुआ हुआ है, ग्रेड्स में सेव हुआ हुआ है। सही है, तो 54 वाले को इसको क्या साइन कर दिया, सी ग्रेड दे दिया, जो कि हमने अभी यहाँ पे हैंडल किया था। 65 वाले को क्या बताएगा, ये बी ग्रेड बताएगा, देखें बी ग्रेड इसने बता दिया। 87 वाले को A1, ठीक है, A1 एंड सो ऑन। 23 ये फेल हो गया। सही है भाई, क्लियर हो रही है चीज़? तो ये हमने देखा था कि ये नेस्टेड इफ को हमने हैंडल किया एक तरीके से। किसको हैंडल किया था हमने, मल्टीपल इफ को भी हमने देखा था, और ये जो सिनेरियो किसके लिए, ये नेस्टेड इफ के लिए। सही है, क्लियर है, बढ़ूँ आगे। चले, एक लास्ट चीज़ है हमारे पास इसमें टॉपिक में, वो है नेस्टेड कॉम्प्रीहेंशन। जी भाई, क्या होती है नेस्टेड कॉम्प्रीहेंशन? नाम सुनो सुनो से लग रहा है जी। लॉजिकली समझ आ रहा है कि एक कंपनी से हम बनाएंगे, उसी से लिंक दोबारा दूसरी कंपनी। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हमने पीछे पढ़ा था नेस्टेड इफ पढ़ा था हमने, बल्कि अभी हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ा है, नेस्टेड लूप पढ़ा है ना हमने, शायद मुझे याद पड़ रहा है हमने डिस्कस किया फॉर लूप के अंदर नेस्टेड लूप को।
सही है। तो अब नेस्टेड कॉम्प्रीहेंशन मतलब हम ना एक कॉम्प्रीहेंशन बनाएंगे, उसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप को हैंडल करेंगे। एक्चुअली क्या बताने चाह रहा हूँ मैं उसमें, किसको हैंडल करेंगे? नेस्टेड फॉर लूप, मतलब दो लूप्स होंगे हमारे पास, एक लूप और फिर दूसरा लूप होगा। कॉन्सेप्ट वही था, हम पीछे समझ के आ चुके हैं। सही है। तो एक काम हम करते हैं, लेट्स से मैं एक नंबर्स के नाम से लिस्ट बनाता हूँ, और सबसे पहले क्या करना होता है हमें? हमें लूप चलाना होता है। इस तरह ब्रैकेट बनाने के बाद लूप चलाना होता है। तो मैं लेट से बोलता हूँ फॉर ए इन रेंज 1 से लेके 5, लेकिन नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे इसमें? 1 से 4 तक नंबर आएंगे, 4 नंबर्स आएंगे। सही है। एक लूप चल गया। मैंने क्या किया, मैंने एक और लूप लगाया, मैंने लिखा फॉर बी इन रेंज, लेट्स से चले 6 लिखता हूँ, 6 से लेके 9। ठीक है। और अभी सिंपल लगता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ ए कोमा बी। सही। अब देखें जरा, इसको समझे क्या हो रहा है यहाँ पे। आपका फर्स्ट टाइम ये वाला लूप चलेगा। फर्स्ट टाइम जब आपका कंपाइलर इस पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो इस वाले पार्ट को पहले एग्जीक्यूट करेगा, पहले लूप को पहले एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे इसको ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। हाँ, 1 से लेके 4 तक तो मिलेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। सही है। उसके बाद कंपाइलर कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, नेक्स्ट वाले लूप पर जाएगा, बी वाले पे। फॉर बी इन रेंज 6,9 इस पर आएगा, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या उठाएगा? 6 से 8 तक के जाएगा एक्चुअली, लेकिन फर्स्ट टाइम में इसकी वैल्यू क्या उठेगी? बी की 6 उठेगी। चलें, यहाँ तक बात सही है। और फिर क्या करेगा? कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है तो हमने पढ़ा था सिंपल वाला लूप हमारा, सिंपल एक्सप्रेशन है बिल्कुल। तो क्या करेगा? एक्सप्रेशन वाली जगह पर आएगा, सबसे पीछे आएगा। सही है। और यहाँ पे आगे इसको पता चलेगा भाई इसने ए और बी को एक टपल बना के क्या कर देना है? इस लिस्ट में अपेंड कर देना है। समझ रहे हैं बात को? तो ए में क्या वैल्यू आई? ए में 1 आई, और बी में 6 आ गई। तो मतलब एक टपल आया, उसमें 1,6 आ गए हमारे पास एक लिस्ट के अंदर। सही। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपका कौन सा लूप चलेगा? अब ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? हाँ भाई, सेकंड वाला चलेगा। नेस्टेड लूप के अंदर हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई एक मरतबा आपका जब लूप स्टार्ट हो गया ना, तो अब क्या करेगा? अगर उसको अंदर भी कोई लूप मिल गया है, तो जब तक कि वो अंदर ही घूमता रहेगा, जब तक कि वो सारी आइटरेशंस कंप्लीट नहीं कर लेता। सही। मैं ऊपर दिखा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपका एक रिकॉल हो जाए। जो पैटर्न वाले हमने सवाल किए थे ना, वो इसी पे बेस कर रहे थे। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था भाई, अगर आपका ये लूप आपने चला दिया ना, तो फर्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू क्या उठाएगा? ये 1 उठाएगा। उसके बाद ये अंदर आ जाएगा डेफिनेटली, और वाई की वैल्यू उसको मिलेगी 4। सही है। और क्या करेगा? 1 एक्स की वैल्यू क्या है? 1, वाई की वैल्यू 4, 1,4 प्रिंट कर देगा ये। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ना, यहाँ से आपका लूप रिस्टार्ट नहीं करेगा, मतलब पहले वाले लूप को रिस्टार्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? अंदर ही घूमता रहेगा, जब तक कि वो आइटरेशन अंदर वाली कंप्लीट नहीं हो जाती। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। नेस्टेड लूप मतलब अंदर चला गया तो बस वहीं पे फंस गया, फिर जब तक कि वहाँ से कंप्लीट करके नहीं निकलता काम को। सही है। तो इसीलिए सेकंड टाइम आपका लूप चलेगा, या सेकंड टाइम जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वो इसको नहीं पढ़ेगा अभी। वो क्या करेगा? सिर्फ इतने पार्ट को रीड करेगा, इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, और बी की वैल्यू क्या उठाएगा? 7 उठाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। और फिर दोबारा क्या एग्जीक्यूट करेगा? 1,7 दे देगा, मतलब 1,6 आया, 1,7 आया, दोबारा से आपका यही वाला लूप चलेगा, और इसमें आप क्या वैल्यू आएगी? बी के अंदर 1,8। सही है। यहाँ से 8 वैल्यू उठेगी बी की, और पीछे आके वो 1,8 कर देगा। अब खत्म इसकी आइटरेशंस। अब 9 लिखा हुआ, 9 तक नहीं जाता ये, मतलब 8 पे ही जाके रुक जाता है ये। तो अब इसकी आइटरेशंस कंप्लीट। अब फिर पीछे आएगा, फिर क्या करेगा? दोबारा से ए की क्या उठाएगा? अब 2 उठाएगा। और फिर जब आगे जाएगा तो इसने अब दोबारा से कितनी मरतबा चलना है? यहाँ पे आगे 3 मरतबा चलना है। पहले 2 के साथ 6, फिर 2 के साथ 7, फिर 2 के साथ 8, और इस तरह करते करते ये अपनी कंप्लीट करेगा आइटरेशंस को। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीज़? चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, प्रिंट करते हैं नंबर्स को, और हमारे पास ये नंबर्स आ गए। सही है। 1 6 1 7 1 8, और फिर 2 6 2 7 2 8, और फिर 3 4 तक के हमारे पास ये 4 8 तक के नंबर्स लेकर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई मसला है इसमें?
चलें, ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा मुझे बताएं कि आप में से किन किन लोगों ने लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन सॉल्व किए? दो, डर डर क्यों रहो इसमें? 3 4 बस, बाकी? अच्छा आप लोगों ने जो किए सॉल्व समझ आ गए थे वो चीज़ पक्का क्लियर गए? हाँ वो क्लियर। चलें ठीक है, फिर मैं फिर उससे उससे हट के कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सही है, आप लोगों ने कर लिया वो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मेरे माइंड में उसको हम सॉल्व करते हैं फिर। चलें, ये हमारे पास ना एक लिस्ट ऑफ लिस्ट्स है। ये जो मैंने डेटा लिखा है ना, डेटा लिख लें इसको या नंबर्स लिख लें, जो भी। ये हमारे पास किस तरह का डेटा है? लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, मतलब बाहर वाली एक लिस्ट है और उसके अंदर भी लिस्ट्स मौजूद है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। और अभी हमने वो जो ऊपर बनाया उसको क्या बोलेंगे? लिस्ट ऑफ टपल्स। मतलब एक बाहर वाली लिस्ट के अंदर टपल्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो लिस्ट ऑफ टपल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर अंदर हमारे पास डिक्शनरी होती तो क्या बोलते हैं उसको? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अभी पढ़ी नहीं हमने, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक। सही है, तो अब हमें इसको क्या करना है? हमने ना इसको फ्लैटन करना है, मतलब एक ही लिस्ट के अंदर सारे नंबर्स लिखने हैं। अगर आप लोग अभी गौर करें कि आपकी एक तो ये मेन लिस्ट है बाहर वाली, और अंदर बहुत सारी छोटी छोटी लिस्ट बनी हुई है। 1 2 एक अलग लिस्ट में, 3 4 एक अलग लिस्ट में, 5 6 एक अलग लिस्ट में मौजूद है, एंड सो ऑन। तो मुझे क्या करना है? मुझे इसको कॉम्प्रीहेंशन की मदद से एक ही लिस्ट के अंदर सारे नंबर्स लेकर आने हैं। ठीक है, मैं आउटपुट दिखा देता हूँ किस तरह से आउटपुट दिखेगा आप लोगों को। आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल 10 तक हमारे पास ये नंबर्स आने चाहिए एक ही लिस्ट के अंदर। सही, तो ज़रा सोचें किस तरीके से करेंगे हम इसको। जब तक पानी लेके आ रहा हूं। पानी है बोलिए। जी 15-20 सेकंड स्लो सोच के बताएं क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। नॉर्मल फॉर लूप लगा के और इस वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करवा देंगे, तो एक एक करके प्रिंट करके नहीं निकला देंगे। दोबारा बोले। फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाया और वो जो आप उसके अंदर क्या बोलते थे, एक वेरिएबल लेते थे, उसके बाद फॉर लूप लगाते थे, फिर ये और उसके बाद प्रिंट करेंगे तो एक एक वैल्यू करके इस तरह प्रिंट कर देगा। नहीं करेगा। आप कॉम्प्रीहेंशन में बता रहे हो, नॉर्मल तरीके से बता रहे हो? नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीके से उस तरह नहीं करेगा ये। तो इसमें मेरे ख्याल से कंडीशन भी लगेगी। हाँ। लूप में कंडीशन कंडीशन किस तरह की? नहीं अगर अभी हम लगाना कंडीशन चाहें कि स्किप कर दे, नहीं स्किप कर नहीं होगी। अभी ना सिंपल रखा है इसको बिल्कुल हमने। कंडीशन ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्या है? हमें अभी सारे ही नंबर चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है कि भाई मुझे इनमें से सिर्फ एक ही नंबर चाहिए या वो नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो रहे, तो हम कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन अभी इसको सिंपल सोचें कि मुझे सारे नंबर्स एक ही लिस्ट में चाहिए, सारे, विदाउट एनी कंडीशन। सिंपल फॉर्म है सर, वेरिएबल अंदर लगा देंगे सिंपल फॉर लूप लगेगा और जो फॉर लूप का वेरिएबल होता है वही हम लिस्ट के अंदर अपेंड करवा देंगे। उससे दोबारा ऐसी लिस्ट बन जाएगी। दोबारा उससे जो अभी लिस्ट बनी हुई है ना हमारे पास डेटा की, दोबारा ऐसी लिस्ट बना देगा। मैं करके दिखा देता हूँ अभी। बाकी और बताएं भाई, कोई किसी के माइंड में आ रहा है? हाँ भाई, हरमैन। हरमैन नाम ऐसा याद हो गया मुझे। शाहजेब, अफान। चलें, अच्छा देखें। सॉरी। अच्छा देखिए, थोड़ा सा अगेन थॉट प्रोसेस हो समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। सही है, मैं कोड तो लिख के बता दूंगा, थॉट प्रोसेस समझते हैं। देखिए, मैं कुछ इस तरह करके लिखूंगा। सबसे पहले इस तरह के ब्रैकेट बनाऊंगा, वेरिएबल का नाम दूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, उसके बाद में इसमें सबसे पहले फॉर लूप लगाऊंगा। और फॉर लूप क्या करूंगा, लेट से मैंने बोला फॉर, मैं इसको लिस्ट ए बोल देता हूँ, ठीक है, या लिस्ट आइटम बोल देता हूँ। वैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको स्पेसिफिकली लिस्ट आइटम बोल रहा हूँ इन डेटा। सही है, ये आपको समझ आ गया भाई, हमने इस तरह से लूप चलाना है। ये बात तो आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। सही है, अब यहाँ पे रुक के सोचें
कि भाई लिस्ट आइटम में क्या आने वाला है, ये सोचें। लिस्ट आइटम में क्या आएगा, क्या Numbers. 1 2 3 आएंगे या लिस्ट पूरी उठकर आएगी लिस्ट आइटम के अंदर, लिस्ट है नंबर्स आएंगे ना सिर्फ। नंबर्स या लिस्ट। लिस्ट देखिए वन टू आएगा। देखिए इसको समझें, मैं आपको इसको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। मैं इस पे लूप चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट से फॉर डी इन डेटा, सही है, और फिर इन डी, सही है। जो ऊपर मैं समझाना चाहता हूँ मैं आपको नॉर्मल वाले तरीके से बताता हूँ, नॉर्मल लिस्ट के तरीके से। तो अब जरा देखिएगा डी में क्या उठाएगा, डी में आपकी एक्चुअल लिस्ट आएगी, सही है। वो क्यों आ रही है, समझे बात को। हमने पढ़ा था कि हमारे जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं ना वो कॉमे से सेपरेट हो रहे होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये पूरा एक आइटम है अभी लिस्ट की नज़र में, ये पूरा एक आइटम है। या अगर आप इस पर इंडेक्सिंग करते चले, हाँ इंडेक्सिंग की मदद से भी अगर आप समझें, अगर आप इंडेक्सिंग करते हैं जीरो लिखते हैं, आप बोलते हैं भाई डेटा डेटा और क्या करो, डेटा का जीरो लाके दो, इस तरह से आपने इंडेक्सिंग करी। तो अब आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा या पूरी अंदर वाली एक लिस्ट मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, अंदर वाली एक लिस्ट मिलेगी 1 2, समझे बात को। देखें मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अंदर वाली आपको लिस्ट मिल रही है 1 2। तो समझाने का मकसद क्या है कि कॉमा से पहले वाली जो पूरी चीज़ है ना वो पूरी एक आइटम या एक एलिमेंट है लिस्ट पाइथन की नज़र में। तो अगर हम लूप चलाएंगे ना पूरा का पूरा निकल के आएगा, उसके अंदर से नंबर नहीं निकलेगा। अभी क्या निकलेगा, अभी ऊपर वाला जो अपर स्ट्रक्चर है वो निकल कर आएगा, जो कि पूरी खुद इटसेल्फ लिस्ट है वो, ठीक है। अच्छा अगर हम चले लूप चलाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपका क्या मिलेगा, ये वाली आपको लिस्ट मिलेगी, सही। सेकंड टाइम लूप चलेगा, अगेन देखें ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपकी बाहर वाली लिस्ट है ना वो अब आपको ये लाके देगी। मतलब लूप चलने से क्या होगा, अब आपको ये पूरी बाहर वाली अंदर वाली लिस्ट आपको ये मिलने वाली है। और क्यों मिलने वाली है, अगेन समझे, ये पूरी जो अंदर वाली वैल्यू है ना ये कॉमा के दरमियान लिखी हुई है। तो पाइथन क्या कर रहा है, इसको एक अलग आइटम ट्रीट कर रहा है, अंदर वालों को ट्रीट नहीं कर रहा अभी अलग आइटम, सिर्फ इस पूरी लिस्ट को अलग अलग आइटम ट्रीट कर रहा है। और इसको लिखने के ना डिफरेंट तरीके भी होते हैं, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अगर उसमें कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन बात एक ही है कि पाइथन की नज़र में क्या है, ये सब के सब अलग अलग आइटम्स है। तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा पाइथन इसको लेकर आएगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा पाइथन इसको लेकर आएगा, सही है। तो अगेन यहाँ पे चले लिस्ट आइटम में क्या आ रहा है आपके पास, वो पूरी लिस्ट आ रही है। डबल लूप चलाते हैं, डबल लूप लगाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, सही है। तो नेस्टेड लूप यहाँ पे चलने वाला है हमारे पास। अच्छा आप जो बोल रहे थे ना, क्या नाम है, अब्दुल राफी, अब्दुल बासित, सॉरी। अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम लिखा होता तो पता है क्या होता, वही आपका काम दोबारा हो जाता, समझ रहे हैं जो मैंने कहा था, क्योंकि वो लिस्ट आ रही है दोबारा से इसी में अपेंड करवा देगा वो। ये समझ रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, कि अगर हम इसको डायरेक्ट लिस्ट आइटम लिख देंगे ना डबल डबल बना तो वही चीज़ आपके पास, ये जो डेटा जिस तरह स्टोर हुआ ना डेटा लिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट आ रही है, दोबारा इसी तरह बना के ला देगा, सही है। तो अच्छा जब चीज़ों को ना एग्जीक्यूट करके लाजमी देखा करें, ताकि चूँकि इसमें कोई मसला तो नहीं है, हम मतलब कोई क्या बोले इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कोई काम नहीं कर रहे ना कि हमने कोई काम किया तो कोई बड़ा भाई मतलब एक्सपेंसिव सर्किट है वो उड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो एग्जीक्यूट करके लाजमी देखें, जो आपके माइंड में समझ आ रहा है ना, अच्छा ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, आप उसको एग्जीक्यूट करके लाजमी देखा करें कंप्यूटर के अंदर। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको नम प्रिंट करके दिखाता हूँ तो ज़रा देखिएगा, ये नम प्रिंट हुआ आपका और वो वही चीज़ उठा के लिया है जिस तरह हमने डेटा ऊपर बना के रखा हुआ था, सही है। लेकिन चलें अभी यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आंसर वैसे आ चुके हैं मेरे पास, कि हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पर भी लूप चला दूँ, लिस्ट आइटम पर भी क्या करूँगा, अगर मैं लूप चला दूँ, सही है। तो लिस्ट आइटम अभी किस तरह उठ रहा था, लिस्ट आइटम आ रहा था 1,2, लिस्ट आइटम के अंदर अभी ये वैल्यू आ रही थी फर्स्ट टाइम लूप चलने पे, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ भाई इस पर भी एक और लूप चला दो, मैं बोलता हूँ फॉर लेट्स से एन इन लिस्ट आइटम, सही है, समझ रहे हैं। लिस्ट आइटम आपका असल में इस चीज़ को रेफर कर रहा हूँ मैं, सही है, समझ रहे हैं। तो अब क्या उठेगा नम के अंदर, नम के अंदर क्या आप अंदर वाले एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, समझ पा रहे हैं बात को, सही है। तो
क्या हुआ, हमने फर्स्ट टाइम लूप चलाया, लिस्ट आइटम के अंदर हमने अंदर वाली लिस्ट को उठा लिया, ये वाली लिस्ट को उठा लिया, और फिर मैंने इस ही लिस्ट पे, लिस्ट आइटम पे लूप चलाने का मतलब क्या कि मैंने इस 1,2 पे लिस्ट लूप चलाया, और अब मुझे क्या मिलेगा एन के अंदर, वो इंडिविजुअल नंबर्स मिलेंगे 1 2, फिर आगे जाके 3 4। ये थोड़ा सा समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और वो नंबर फिर क्या होंगे हमारे पास जाके लिस्ट के अंदर हम अपेंड करवाएंगे। अब मुझे उन नंबर्स को मुझे फ्लैटन करना था ना अपनी लिस्ट को, मतलब सारे नंबर्स को मैंने एक ही लिस्ट में लिखना था, तो अब नंबर्स मुझे मिलने स्टार्ट हो गए फाइनली मेरे सेकंड वाले लूप की मदद से। तो बस मैं क्या करूँगा, उस एन को उठा के यहाँ पे लिस्ट के स्टार्ट में लिख दूंगा। हाँ भाई, क्लियर हो रही है नहीं हो रही? उसामा, क्या नाम है आपका? जी आपका फर्स्ट, नहीं उसामा के आगे, हाँ आप अली। अली, सॉरी। सर आप एक दफा रिपीट कर देंगे सर? देखें मैं ये बोल रहा हूँ सॉरी ये लिस्ट आइटम यहाँ नहीं आएगा यहाँ से समझे, ये आपका लूप चला फॉर लिस्ट आइटम इन डेटा, इस की मदद से आपके पास इस लिस्ट में से कुछ डेटा निकल कर आएगा, ये पता है सही। जिस तरह मैंने आपको ऊपर परसेंटेज वाला करके दिखाया था, परसेंटेज वाला कहाँ गया, जब हमने इस पे लूप चलाया था तो परसेंटेज में PERC के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, 54 आ रही थी ना फर्स्ट टाइम लूप चलने पे। तो जब आप यहाँ नीचे वाली लिस्ट पे भी लूप चलाएंगे 1,2 आ जाएगा। हाँ, तो आपके पास ये पूरी अंदर वाली लिस्ट आएगी लिस्ट आइटम के अंदर, सही है। अच्छा मैंने आपको ये कहा था कि मुझे उस लिस्ट के अंदर से भी नंबर्स निकालने, सही है। तो आपको पता हो, थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि अगर मुझे अंदर से नंबर्स निकालने मतलब मुझे लूप चलाना पड़ेगा जिस तरह मैंने ऊपर किया हुआ है, ये रहा अंदर से आपको डेटा निकालना था, तो हमें लूप चलाना पड़ा। इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी चूंकि हम लूप का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, इसलिए हम इसको लूप की मदद से काम करेंगे। तो क्या हुआ, हमने लिस्ट आइटम को उठाया, लेकिन लिस्ट आइटम में आया कौन, ये 1,2 वाली लिस्ट आई, और फिर मैंने इसी पे दोबारा लूप चला दिया। तो जब मैं इसी पे दोबारा लूप चलाऊंगा, देखें जरा, जब मैं उस लिस्ट आइटम पे, लिस्ट आइटम यहाँ पे है ना भाई, मैं पीछे वाले पे लूप चला रहा हूँ दोबारा आगे जाकर, तो जब मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा दोबारा, तो एंड में अब क्या क्या मिलने वाला है मुझे, जो भी लिस्ट पीछे आई होगी ना उसके अंदर वाले नंबर्स मिलने वाले हैं मुझे। तो फर्स्ट टाइम में आपके पास 1,2 आया था लिस्ट के अंदर, तो अगले वाले लूप के अंदर एंड में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ऐसे ही है। और अभी हमने पढ़ा है कि भाई नेस्टेड लूप है, मतलब आपका एक मरतबा जब ये चल गया ना, तो अब ये दोबारा नहीं चलेगा। कब तक, जब तक कि आगे वाली आइटरेशन सारी कंप्लीट नहीं हो जाती, समझ रहे बात को सॉरी। तो आपके पास फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, एंड में 1 आएगा, पीछे जाके क्या करेगा, उस 1 को अपेंड कर देगा हमारी लिस्ट के अंदर। फिर अगला वाला सेकंड वाला लूप चलेगा दोबारा, क्योंकि उसे 2 मरतबा चलना है, और क्या उठाएगा, 2 उठाएगा, और 2 उठा के दोबारा से क्या कर देगा, हमारे इसको अपेंड कर देगा हमारी इस वाली लिस्ट के अंदर, नम जिसको मैंने नाम दिया हुआ है। फिर आपके पास ये लूप दोबारा चलेगा, सेकंड टाइम चलेगा अब ये लूप, और फिर क्या करेगा, अब ये उठाएगा 3 4 सही है। लेकिन वो 3 4 उठाने के बाद क्या होगा, अब ये लूप आपका दोबारा से 2 मरतबा चलेगा, और फिर 3 4 को उठा के भी हमारी लिस्ट में अपेंड करवा देगा। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास ये लिस्ट फ्लैटन हो जाएगी। देखें क्या हुआ एक ही लिस्ट के अंदर सारे नंबर्स आ गए। क्लियर है भाई कोई मसला तो नहीं है, ठीक है सॉरी। अच्छा मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, मुझे 1 मिनट दें। सही है। अच्छा अब एक चीज़ देखें, मेरे पास लेट से एक लिस्ट है 1 2, और एक लिस्ट है y 3 4, सही है। मुझे अब इनको
यूज़ करना है और इनको यूज़ करके मुझे क्या बनाना है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। जी, हमने क्या करना है, अब इन दो लिस्ट को यूज़ करते हुए इस तरीके से आउटपुट अपना लेकर आना है। सही है? आउटपुट आपका ये आ गया 1 3 1 4 2 3 2 4। सही है? तो क्या करना होगा, सोचिए ज़रा। जी लगेगा। एग्जैक्टली, नेस्टेड लूप इस पर भी लगेगा। सही है? किस तरह लगेगा? नेस्टेड लूप चलेगा इसमें। पहले पहला लेफ्ट चलेगा, दूसरा राइट चलेगा। बिल्कुल ऐसी है। सही है? समझ पा रहे हैं? देखें, आपका जो 1 है, अगेन थोड़ा सा आउटपुट को सोचें कि आउटपुट में पहले दोनों आउटपुट में क्या आ रहा है आपके पास, 1 1 आ रहा है। और 1 कहाँ मौजूद है आपके पास, एक्स पे मौजूद है। सही है? और इन्हीं दोनों के अंदर आपके पास जो कॉमे के बाद वाली वैल्यूज है वो क्या है, 3 4 है। एक पहले 3 आ रहा है, अगले वाले में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, वाई से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, वाई से आ रहे हैं। तो अभी यही रुक के सोचें, अभी अभी हमने पिछली एग्जाम में देखा कि भाई अगर मैंने लेट से, आपके माइंड में जैसे इस तरह आना चाहिए कि अगर मैंने लेट से पहला लूप इस पर चलाया तो मुझे पहले लूप इस पर चलाने से क्या मिलेगी, वैल्यू 1 मिलेगी। सही, 1 मिलेगी। लेकिन आपने उसके बाद इस पर लूप चला दिया तो क्या होगा, पहला लूप तो अब आपका 1 वैल्यू लेके रुक जाएगा और दूसरे वाला क्या करेगा, पहले मतलब दूसरा वाला क्या करेगा, जाके बारी बारी 3 उठाएगा फिर 4 उठाएगा। थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, माइंड में इमेज बन रही है इसकी। तो क्या होगा, पहले वाला लूप अभी तक रुका हुआ है 1 लेने के बाद, आपका सेकंड वाला लूप 2 टाइम्स चलेगा और 3 और 4 को हमारे पास ले आएगा। समझ रहे बात को? अब आप बोल लोगे कोमा क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये खुद हैंडल करेगा। देखें ऊपर, देखें क्या हमने ऊपर कोमे वाली चीज को हैंडल किया यहाँ पे, ये हमने कोमा लगाया था, ये देखें ये हमने अंदर कोमा लगाया था। लेकिन आपका लिस्ट के अंदर, ये टपल के अंदर कोमा लगाया हमने, देखिएगा जरा, ये टपल के अंदर का कोमा है। ये बाहर वाले कोमास के हमने उसको ऊपर हैंडल किया नहीं, ये तो खुद हैंडल करेगा पाइथन। तो कोमा वोमा तो कुछ आना ही नहीं है, हमारी मतलब फटीक नहीं है, वो पाइथन उसको खुद हैंडल करेगा। आपको बस क्या करना है, आपको ये ब्रैकेट्स देखने हैं कि आपके पास ये ब्रैकेट्स आ रहे, तो आपको क्या करना होगा, वही टपल बनाएंगे आप और जो भी आपने आइटरेटर्स का नाम रखा होगा उनको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझ आ रहा है? चलिए इसको अप्लाई करते हैं। लेट से मैं लिखता हूँ, सॉरी, नंबर्स नाम दे देता हूँ। और पहले क्या लिखूँगा, 4। पहले किस पे लूप चलाना है मुझे, एक्स पे चलाना है। तो लेट से मैं बोलता हूँ इसको n1, फॉर n1 इन x। सही है? और दोबारा लिख देता हूँ मैं एक और लूप, फॉर n2 इन y। सही? तो n1 के अंदर फर्स्ट टाइम 1 उठेगा और n2 वाला जब लूप चलेगा, सेकंड वाला लूप चलेगा तो n2 में 3 आएगा, हाँ 3 उठेगा। सही है? और अब मुझे दोनों नंबर्स मिल चुके हैं ना, 1 और 3। अब मुझे उसको आउटपुट में लिखना है। आउटपुट में किस तरह लिखना है, मुझे एक टपल बना के लिखना है। तो क्या करूँगा, सबसे पीछे आया मैं यहाँ पर और क्या लिख दूंगा मैं, 1 को सॉरी n1 कोमा n2 लिख दूंगा। ये ब्रैकेट हमने यूज़ करने लाजमी, वरना वो आउटपुट नहीं देगा सही से। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है बात? दोबारा लूप चलेगा, लेकिन कौन सा चलेगा दोबारा लूप, ये वाला चलेगा। और n2 में क्या उठाएगा, वो 4 उठाएगा। और n1 की तो वैल्यू अभी भी 1 है, तो क्या करेगा, यहाँ पे 1 लाएगा फिर भी, और यहाँ पे क्या ले आएगा, n2 की जगह 4 ले आएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ भाई, पीछे वाले बताएं, हरमैन लेफ्ट और राइट पर हरमैन के जी, फराज और रेहान जी भाई, क्लियर हो रही है आपको? चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने आखिरी में लगा दिया वो। ओह सॉरी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
सही है। अच्छा एक और चीज़ है, लेट से मेरे पास एक लिस्ट है वर्ड्स की और इसमें मेरे पास कुछ कुछ रैंडम वर्ड्स है। लेट से सैलानी आ गया, चलें अब मुझे क्या करना है, मैंने इन इन ये जो वर्ड्स है ना इनमें से मुझे तमाम वॉवेल्स निकालने। क्या निकालने? वॉवेल्स निकालने। सही है, तो सोचे ज़रा किस तरह करेंगे। ये आपने सवाल किया था ये वाला दिया था? नहीं ये नेस्टेड लूप, मैंने नेस्टेड लूप वाला नहीं करवाया था, वो मैंने सिंपल वाला दिया था। वो सिंपल वाला स्ट्रिंग पे आपको लूप चलवाया था, मुझे याद पड़ रहा है। ये अब लिस्ट के अंदर आपको लूप चलाना है, तो ज़रा सोचें। जल्दी से मैं आपको बताऊँ। सर पहले तो लूप लगेगा, सही है, नहीं कंडीशन नहीं लगेगी। सही है, लूप लगा। फिर लूप से क्या निकलेगा? फर्स्ट लूप आपका जब चलेगा, अगेन सोचें, फर्स्ट लूप आप चलाएंगे तो क्या लेकर आएगा वो डेटा? हाँ, एक्स एस लाएगा या पूरा वर्ड लाएगा? सैलानी लाएगा। सही है, क्या लाएगा? सैलानी लाएगा। सही है। सही है। अब सैलानी के अंदर तो पता नहीं कितने वॉवेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा? हाँ, एक और लूप लगाएंगे तो क्या करेगा? अब समझिएगा, अब जब दोबारा लूप चलेगा ना आपका, तो वो सैलानी के वर्ड्स लेकर, लेटर्स लेकर आएगा, करेक्टर्स लेकर आएगा। पहले एस लाएगा, फिर ए लाएगा, जो आप बोल रहे थे ना, वो सेकंड वाले लूप की मदद से लाएगा। सही है। समझ पा रहे हैं बात को? सही। और हम चेक कर लेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, हमने एक पढ़ा था पीछे। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पढ़ा था, इन और नॉट इन करके हमने पढ़ा था। तो हम उसको यूज करते हुए चेक कर लेंगे भाई हमारे पास सॉरी, हमारे पास जो लेटर है, जो करेक्टर ला रहा है, वो AEIOU में है या नहीं है। अगर हुआ तो हम उसको तो ये सर हम पहले उसकी लिख सकते हैं ना, स्टार्ट बिल्कुल में तो लिख सकते हैं। उस तरह भी लिख सकते हाँ, उस तरह हैं भी कि लिख सकते हैं। अगर करेक्टर आप लिखेंगे इफ करेक्टर इक्वल्स टू ए, अगर ए आ रहा है तो आप क्या करेंगे फिर पीछे उसको? नहीं सर, यहाँ यानी हम स्टार्ट में वो लिख दें, जो हमें एक्सप्रेसिव चाहिए होता है उसमें लिख दें, जो हम कंडीशन लगाएंगे और जो हम आउटपुट जो भी देंगे उसको हम दे देंगे कि AEIOU के बराबर हो तो आप प्रिंट कर, हाँ सही है ना, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन शुरू में आप शुरू वाली बात आपकी समझ नहीं पाया मैं। शुरू में किस तरह? स्टार्ट में हम AEIOU लिख सकते हैं ना, शुरू में नहीं देखिए, नहीं वो जो हम आउटपुट देंगे वहाँ से लूप से उसको हम स्टार्ट में AEIOU लिख देंगे। स्टार्ट में किधर, जैसा आप बोल रहे मैंने ये लिखा इधर पहले फोर लूप लगेगा फिर एंड में। हाँ चले आपने फोर लूप लगा दिया, सही है, दोनों फोर लूप लगा दिए। अब आप क्या बोल रहे हैं? हम AEIOU यहाँ लिखें इस जगह? वो लूप जिस पे चलाएंगे ना उसका भी तो वहाँ पहले डालेंगे। हाँ, लेट से आपने लिखा ना, आपने फोर लूप चलाया पहले वर्ड्स पे, फोर लूप वर्ड्स पहले वर्ड्स पे चलाया, और फिर आपने फोर लूप चलाया किस पे? जो आपके पास बारी बारी आपको वर्ड मिल रहा है, तो मैंने लिख दिया फोर लूप वर्ड। अब आप क्या बोल रहे हैं कि मतलब समझे आपके पास आपको लेटर्स मिलना स्टार्ट हो गए, एस मिल रहा है, फिर बारी बारी ए मिल रहा है, तो आप बोल रहे हैं पीछे किस तरह से? अच्छा नहीं चलेगा, मैं तो सोचता था वो नहीं चलेगा। हाँ, असल में ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। उसको ना एटलीस्ट कहीं नोट डाउन करेंगे ना, फिर आपका माइंड खुद बोलेगा यार ये नहीं, ये तो हमने इसको तो इस तरह से देखा ही नहीं है। तो इसीलिए ना लाजमी कहीं पे लिखें, अगर पेंसिल है उससे लिख लें, कंप्यूटर तो बहुत अच्छी बात है, सही है, लेकिन आपका तकरीबन ना करीब करीब है आप। अच्छा भाई देखें ज़रा जल्दी से यहाँ पे क्या होगा। हमने दो लूप चलाने, ये बात आप लोगों की सही है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे हम फोर लूप लगाते हैं, तो मैंने लिखा फोर, और आइटरेटर में क्या यूज़ करता हूँ, लेट से वर्ड बोल देता हूँ, फोर वर्ड इन वर्ड्स, सही है। तो वर्ड्स की मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है, सही है, और उसमें से क्या उठा रहा हूँ, बारी बारी वर्ड उठा रहा हूँ, या आप कुछ भी लिख लें लेकिन सूटेबल नाम होना चाहिए। और फिर मैं क्या करूँगा, इस वर्ड में आप लोगों को समझ आ चुका है कि मुझे क्या मिलेगा, सैलानी मिलेगा फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे कंप्यूटर मिलेगा, एंड सो ऑन। तो मुझे इनके लेटर्स चाहिए, इनको लेटर्स लेने के लिए मुझे दोबारा से इसी पे लूप लगाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा फोर
करेक्टर लिख लें या लेटर लिख लें, इन वर्ड, सही है कि भाई अब लेटर लाओ किससे, वर्ड से, और वर्ड उसने कौन सा लिया होगा फर्स्ट टाइम पे, सैलानी लिया होगा, सही भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ तक आप लोगों ने मेजोरिटी ने सोच लिया, अब ज़रा यहीं पे रुक के सोचें कि भाई आपको यहाँ पर कंडीशन लगानी है नहीं लगानी, पहले चेक करना है ना कि हर लेटर क्या वॉवेल है हमारे पास, नहीं है ना, कुछ कुछ लेटर्स होंगे कुछ नहीं होंगे, तो आपको कंडीशन लगानी है। अब अपने माइंड में पहले बताएं, अपने माइंड में सोचें और बताएं कि भाई कंडीशन कितनी बन रही है आपकी यहाँ पर, एक या एक से ज़्यादा। जी भाई, 4 5 5 5 से ज़्यादा, जी सोच के बताएं जल्दी से, कोई मसला नहीं है। देखिए आप लोग सही बोल रहे हैं, सही है। कितनी कंडीशन बन रही है भाई, या तो आपका जो लेटर है ना, या तो वो क्या होगा, ए के बराबर होगा, लेटर या तो ई के बराबर होगा, या तो आई, या तो ओ, या तो यू, तो 5 हो गए कंडीशन। आप लोगों की बात सही है, तो मतलब मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एल्स यूज़ करना पड़ेगा ना। अभी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, मुझे एल्स यूज़ करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एल्स यूज़ करना है। तो अब पूरी कंडीशन आपकी इफ वाली कहाँ लिखी जाएगी, सबसे पहले वाले फोर लूप से भी पहले। समझ पा रहे हैं मेरी बात, सही है। तो मैं आता हूँ इधर, सही है। और चूंकि कंडीशन बहुत सारी है, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को, इस कोड को थोड़ा सा साफ सुथरा रखते हुए अलग अलग लाइन में सब कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं इनको पहले ही अलग लाइन में भेज देता हूँ, सही है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा, पहली कंडीशन लगाएं जरा जरा जल्दी से, इफ लेटर इक्वल्स टू ए, सही है, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये कंडीशन आपकी चेक हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना है, हमें वो लेटर चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे लेटर, पीछे ही लिखेंगे ना भाई उसके, इफ कंडीशन से पहले लिखेंगे हम जो हमें आउटपुट में चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम क्या चेक करेंगे, एल्स, और फिर अगली लाइन पे चले जाएंगे, फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर लेटर लिखेंगे, और वो हमें लेटर कब चाहिए, इफ लेटर इक्वल्स टू ए ई, सही है, ई हो जाए, वरना फिर दोबारा से क्या करो, मैं कॉपी कर लेता हूँ कुछ नीचे, ए ई आई ओ यू, सही है भाई, क्लियर हो रही है बात। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं, ऑल वॉवेल्स सही है, यहाँ तक क्लियर हो रही है चीज़। तो हमने क्या किया, ये आपको लूप वाला कॉन्सेप्ट मालूम है कि भाई क्या करेगा, वो किस तरीके से काम करेगा, और जब आपको लेटर मिलना स्टार्ट होंगे तो फिर वो आके सारी इन कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, इस एल्स में हमें कुछ चाहिए, इस एल्स में हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, जी नहीं चाहिए हमें इसमें नो कुछ, नो वॉवेल इस तरह, जी अगर हम प्रिंट करना चाहे नो वॉवेल इस तरह। हाँ, लेकिन इस एल्स को लिखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, सही है। तो लेकिन हमें यहाँ पे एल्स लाजमी लिखना पड़ेगा, वो भी बताता हूँ मैं क्यों। देखें, अभी मैंने एल्स लिखा हुआ है ना, तो क्या पता, ये देखें ज़रा, आपको रेड लाइन दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि हम इफ से पहले, सॉरी फॉर लूप से पहले इफ कंडीशन कब लिखते हैं, जब हमारे पास इफ और एल्स वाली कंडीशंस होती है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे एल्स नहीं लिखूंगा ना, भले मैंने ऊपर ऊपर वाली सारी कंडीशन के साथ एल्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं ये वाला एल्स हटा दूंगा ना, तो मुझे एरर मिलेगा, वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। देखिएगा ज़रा, यू पे दिखा रहा है मुझे एक्सपेक्टेड एल्स आफ्टर इफ, तो मुझे मतलब लाजमी लिखना पड़ेगा एल्स, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, लेकिन मतलब ये फ्लो है पाइथन का, वो बोलेगा भाई मुझे लाजमी चाहिए, तो मैं एल्स लिख के फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ कि भाई अगर तुम्हें नहीं मिले ना तो मुझे कुछ भी वर्ड नहीं दो, मुझे कुछ भी वर्ड नहीं दो। लेकिन इसमें एक मसला होगा, पता है क्या, अगर आपका वॉविल हुआ ना, आपको वॉविल तो मिल जाएगा, लेकिन अगर अगर आपका लेटर वॉविल नहीं हुआ ना, तो उसमें वो सिंगल मतलब एम्प्टी वैल्यू ले आएगा, सिर्फ सिंगल कोड आपको दिखा देगा। देखते ज़रा किस तरह बोल रहा हूँ मैं, पहले बताइए ये चीज़ क्लियर हो रही है, इसमें कोई मसला तो नहीं हो रहा, ठीक है। चलें,
देखें एस को आपको, एस आपका वॉवेल नहीं मिला ना, एस आपका वॉवेल नहीं है, तो उसने क्या किया, एक एम्प्टी ले आया, मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेकर आ गया। ए मिला तो ए को ले आया। आगे भी क्या हुआ, वाई आपका वॉवेल नहीं है, एल आपका वॉवेल नहीं है, ए आपका वॉवेल है सलानी के अंदर, तो फिर वो उसको भी ले आया। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो बिल्कुल आप लोगों की लॉजिक बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका ना एक और एफिशिएंट तरीका है, एक और एफिशिएंट तरीका, वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैं इस पूरे को ही कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, मैं ना ये सारी कंडीशंस हटा देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ये सारी कंडीशंस मैंने हटा दी और बस मैं एक कंडीशन का यूज़ करूँगा। मैं लिखता हूँ इफ़ लेटर डॉट लोअर इन AEIOU। सर यही मैं बोल रहा था, उनको ड्रीम नहीं आया। अच्छा आप ये बोल रहे हैं, ये जो है ना आपका एफिशिएंट तरीका बताता हूँ मैं क्यों। और देखें अब क्या हुआ, आपका जब लेटर मिलेगा, सबसे पहले लेटर क्या मिलेगा आपको, एस मिलेगा। तो क्या आपका, अच्छा मैंने डॉट लोअर क्यों लगाया, किसी को आइडिया है? हाँ, असल में अभी तो मैंने लिखा ही सबको लोअर केसेस में यहाँ पे, लेकिन लाजमी थोड़ी कि ये लोअर में हो। अगर कोई वर्ड कैपिटल में हुआ, कोई लेटर कैपिटल में हुआ, तो आपका ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई को ना कैपिटल बना के लिख दूंगा, और अगर मैं लोअर हटा दूँ तो कंडीशन क्या हो जाएगी वाली मेरी, अगर मैंने ऊपर आई लिखा है कैपिटल, हालांकि वो वॉविल है, बड़ा छोटा होने से क्या होता है, आई तो है ना भाई, वो वॉविल है, लेकिन ये कंडीशन क्या हो जाएगी, चेक करेगा इफ लेटर मतलब कैपिटल आई इन दिस स्ट्रिंग, तो क्या मिलेगा उसको, फॉल्स मिलेगा। सही है, समझ रहे हैं बात को? देखिए मैं दिखा भी देता हूँ जल्दी से, इसको समझ लें। मैं लिखता हूँ कैपिटल आई इन AEIOU, तो क्या देगा मुझे, फॉल्स, कि भाई उसको आई इस स्ट्रिंग में नहीं मिल रहा। हालांकि आई तो आई है, लेकिन उसको नहीं पता, उसको इसलिए मैंने क्या किया, डॉट लोअर लगाया। सही है, तो लोअर लगाना एक गुड प्रैक्टिस है हमारी। सही है भाई। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे क्या करवाना था भाई, सिर्फ वो वॉविल चाहिए, एल्स छोड़ दें। अगर वॉविल नहीं मिलता तो छोड़ दो भाई, कुछ नहीं करो। पाइथन को हम क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं करो। सही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपल एक इफ कंडीशन का यूज़ किया है। पीछे देखे थे आप लोग, पीछे वाला तरीका भी सही है, लेकिन वो कब सही होगा, जब आपको डिटेल आउटपुट चाहिए। अगर है तो ये कर दो, अगर नहीं है तो ये कर दो, मतलब दो आउटपुट आपको एटलीस्ट आपके माइंड में कि भाई हो तो ये कर दो, वरना ये कर दो। उसके लिहाज से हमारा ऊपर वाला तरीका सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ वॉविल चाहिए। तो उसके लिए हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, इफ़ कंडीशन। और सिर्फ इफ़ कंडीशन कहाँ लिखी जाती है, सब सारे फॉर लूप्स के बाद में लिखी जाती है। और सर इसमें इफ कंडीशन ना जो यहाँ जैसे स्टार्ट में इक्वल्स टू AUIU लिखते हैं, लेटर इक्वल्स टू AUIU, इफ लेटर इक्वल्स टू, ऊपर जो ये भी आपने लिखा ना सर, कहाँ पर, यहाँ स्टार्ट में लेटर स्टार्ट में इक्वल्स टू उसको ब्रैकेट में AEIOU दे दें और वो वहाँ से इफ कंडीशन हटा दें, तो यहाँ पर हम वर्ड का रेफरेंस दे दें, तो हम इसको कर सकते हैं? नहीं करेगा वो काम, वो नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि पाइथन बोलता है अगर फॉर लूप से पहले लिख रहे हो ना कुछ चीज़, तो उसका एल्स पार्ट लाजमी होना चाहिए, और एल्स वाले की अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं बात, मैं आपकी बात समझिए। आप ये बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि भाई इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे लिखें। नहीं सर, यहाँ एक कंडीशन दे ही ना, इसको लेटर हमने यहाँ लेटर इन वर्ड जो बनाया है, इफ लेटर इक्वल्स टू AUIU देते, यहाँ पर स्टार्ट इधर ना, हाँ यहाँ पर इक्वल्स टू AEIO को ब्रैकेट भी दे दें। नहीं ये तो इसका सिंटैक्स ही गलत हो जाएगा, ये इस तरह नहीं करेगा ये काम। अच्छा सही है, ये पता है क्या कर रहा होगा, ये अगर आप यहाँ पे AEIOU लिखते भी है ना, तो पता है क्या चेक करेगा। अब जरा खुद सोचें, लेटर में क्या आएगा आपके पास, सबसे पहला एस आएगा, सैलानी आपका वर्ड में आएगा, और लेटर में क्या आएगा, सबसे पहले एस आएगा। आप बोल रहे हैं एस बराबर है किसके, AEIOU के। आप बोल रहे हैं एस क्या बराबर है AEIOU के, तो पाइथन क्या बोलेगा, फॉल्स। पाइथन क्या बोलेगा, बराबर नहीं है ना, फॉल्स। तो फॉल्स को अपेंड करने शुरू कर देगा, और आपको सारे ही फॉल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक मरतबा, देखें सही क्लियर हो रही है बात। तो ये वाला सिंटैक्स आपका इस वजह से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी वो कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं। सही, और पीछे हम वो वाला काम करवाते हैं, वो लिखते हैं जो चीज़ हमें आउटपुट में चाहिए होती है। सही, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है। तो देखें अब हमारे पास सिर्फ सारे के सारे वॉवेल्स आ गए। क्लियर है भाई ये बात, कोई मसला?
चलें यहाँ पे फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है इसके, मैं आपको दूंगा वो प्रैक्टिस के लिए, नहीं असाइनमेंट के तौर पे दूंगा मैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास और उसमें आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी और फिर आप सॉल्व कर सकेंगे, सही। लेकिन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हमने तकरीबन डिटेल में पढ़ लिया है और जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं वो आपके सेट्स के अंदर, डिक्शनरी के अंदर और टपल्स के अंदर भी यूज़ होंगे। ऑल्दो कि टपल कॉम्प्रीहेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, अभी हम डिस्कस करते हैं उस पर। तो लेकिन क्या ये सारे के जो आपने सारे रूल्स पढ़े हैं ना, ये मतलब समझ लें कि यूनिवर्सल रूल्स हैं, ये हर डेटा टाइप की कॉम्प्रीहेंशन पे अप्लाई होते हैं, सही। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ होती है टपल, टपल की कॉम्प्रीहेंशन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैं दिखा देता हूँ फिर भी टपल होता किस तरीके से है। टपल हमने पढ़ा था ना भाई, टपल हम कर्ली ब्रैकेट से उसको बनाते हैं और एक मरतबा क्रिएट हो गए तो फिर उसको उसमें कुछ ऐड कुछ रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्सिंग स्लाइसिंग ये अलाउ करते हैं, मतलब हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग टपल पे कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से टपल को इम्यूटेबल बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात देखिएगा, मैं सबसे सिंपल वाला सिंटेक्स लिखता हूँ जो हमने सबसे पहले लिस्ट पे यूज़ किया था। क्या कहा था मैंने कि भाई मैंने एक सिंपल लिस्ट बनानी है जिसमें मुझे 1 से 100 तक के नंबर्स चाहिए। सबसे पहले हमारा ये वाला क्वेश्चन था। तो किसी को सिंटेक्स याद है? सिंटेक्स क्या था? सिंटेक्स इस चीज़ का, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का, हमने कहा था कि भाई इस तरह के ब्रैकेट्स बनाएंगे। सबसे पहले हमारी आएगी एक्सप्रेशन और फॉर लूप, ठीक है। ऑल्दो कि फॉर लूप आपका पहले चलेगा, लेकिन एक्सप्रेशन उससे पहले ही लिखी जाती है, सही है। चलने के बिहाफ पे हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, ना काम नहीं करेगा ये। हमें कौन से पता है कि फॉर लूप से चलना स्टार्ट होता है, लेकिन फिर हमें क्या करवाना है, जो चीज़ अपने आउटपुट में लेकर आनी है उसको हम एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखते हैं। अच्छा भाई, ये तो था हमारा फॉर लूप, मतलब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अगर मैं जस्ट ब्रैकेट चेंज कर दूं, मैं सिर्फ क्या करूं, स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय ये राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर लूं, तो ये क्या कहलाएगा? टपल, टपल कहलाएगा, सही है। अब हम इसको टपल कॉम्प्रीहेंशन एक्चुअली बोल नहीं सकते, क्योंकि टपल कॉम्प्रीहेंशन ना यूज़ नहीं की जाती। अब मैं वजह बताता हूँ क्या होता है। पहले एक काम करते हैं, हम सिंपल सा एक T1 बनाते हैं और मैं लिखता हूँ फॉर एन इन रेंज 1 से 101, मतलब 100 तक के चले जाओ और क्या करो, एन यहाँ पे ले आओ। सिंपल लिखा भाई, 1 से लेके 100 तक के नंबर जनरेट करो और मेरे इस टपल के अंदर सेव करवा दो। और फिर मैं क्या करता हूँ, T1 को प्रिंट करता हूँ, सही है। तकरीबन सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारा सिंटेक्स और सब कुछ वही ऊपर वाला, सही है। लेकिन बताइए क्या होगा, अब हमें बता ही लग रहा हो कि भाई T1 के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट होंगे और 1 से लेके 100 तक के नंबर्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, सही है। जरा देखिए, प्रिंट करता हूँ और क्या बताता है मुझे, जनरेटर का नाम बता रहा है ये, जनरेटर ऑब्जेक्ट, सही है। अब एक बात समझिएगा, जनरेटर्स क्या होते हैं। ये वैसे तो बहुत डिटेल टॉपिक है, अगर टाइम मिला हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसका बस ओवरव्यू ले लें। देखिए जनरेटर्स क्या होते हैं। जब भी हमें कोई काफ़ी बड़े नंबर के साथ काम करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स एक साथ जनरेट नहीं करवाते, हम सारे नंबर्स को एक साथ जनरेट नहीं करवाते। देखिए बात समझें, अगर मैं लेट से ऊपर लिस्ट पे चला जाऊँ, या अगर मैं इसी चीज़ को, इसको मैं L1 का नाम देता हूँ, लिस्ट 1, और मैं इसके ब्रैकेट बना देता हूँ लिस्ट वाले, और मैं यहाँ पे नंबर कह देता हूँ बहुत बड़ा, लेट से, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये। जब ये एग्जीक्यूट करूँगा ना प्रोग्राम को मैं, तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ एग्जीक्यूट होती है तो वो रैम में लोड होती है, जाकर रैम में लोड होगी। और रैम हमारी कितनी होती है, हार्डली 8, 16, 32, बहुत ज़्यादा 32 या 64 नॉर्मली हमारे पास होती है। तो क्या होगा, जब ये जाके लोड होगा ना, जब काम करने स्टार्ट करेगा तो सारी रैम को ऑक्यूपाई कर लेगा और हमारी मशीन को हैंग कर देगा। तो अगर हमें रियली लार्ज नंबर्स, बहुत बहुत बड़े नंबर्स के साथ काम करना हो, सही, जो कि फाइनेंशियल वाले, अगर कोई मतलब कंट्री लेवल पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो रही है, तो इतने बड़े बड़े या इससे ही बड़े बड़े नंबर्स होते होंगे डील करने के लिए उनके पास। सिमिलरली अगर कोई पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स होंगे। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से नहीं करते, हम वहाँ पे क्या करते हैं, टपल का यूज़ करते हैं। क्यों टपल का यूज़ करते हैं, देखिए अब होगा क्या, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो क्या होगा, पाइथन जल्दी से चलेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और क्या करेगा,
वो 1 से लेके यहाँ तक के या इससे एक नंबर कम तक के नंबर्स को मेरी लिस्ट में अपेंड करने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अपेंड करेगा, उसमें सेव करने की कोशिश करेगा एक ही वक्त के अंदर। वो रुकेगा नहीं, जब उसको एग्जीक्यूट हुआ बस वो काम स्टार्ट कर देगा और क्या करेगा, सारे नंबर्स मेरी लिस्ट में अपेंड करने शुरू कर देगा। अच्छा, फिर मैंने अगर कोई कंडीशन लगाई हुई है आगे कि भाई इफ़, जो भी कंडीशन लगाई हुई वो भी मैंने आगे हैंडल की हुई है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा उसका और एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, क्यों कंडीशन चेक कर रहा होगा बारी बारी जाके, और फिर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जाके हमारे नंबर्स को ऐड कर रहा होगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो पाइथन के अंदर इसका एक सोल्यूशन है, उसको जनरेटर्स बोला जाता है। जनरेटर्स क्या करते हैं, ये आपका जनरेटर नीचे जो मैंने लिखा है आपको दिखाते हैं क्या, ये जनरेटर है। अगर वही बड़ा नंबर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सही है, और अगर मैं इसको बिला झिझक एग्जीक्यूट कर दूँ, चला और रुक गया, कोई मसला नहीं हुआ। क्यों? अब समझिएगा बात को, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ना, पाइथन पता चला भाई ये क्या है, ये आपका टपल कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, ये जनरेटर है। इसको क्या बोलते हैं पाइथन में, इसको जनरेटर बोलते हैं। तो क्या किया, इसको पता चला कि भाई मुझे क्या करना है, मतलब पाइथन ने क्या करना है, 1 से लेके यहाँ तक के नंबर्स को जनरेट करना है। सही है, बस उसको पता चल गया। जनरेट नहीं किया उसने अभी तक। अगर यही चीज़ किस में होती, लिस्ट में होती, तो वो जनरेट करना शुरू कर देता फौरन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जनरेट करके हमारी लिस्ट में अपेंड करना शुरू कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसको बस पता चला एग्जीक्यूशन से कि भाई उसने क्या करना है, 1 से लेके यहाँ तक के नंबर्स जनरेट करने हैं, लेकिन किए नहीं। क्यों नहीं किए? इस वजह से नहीं किए कि ये वाली डेटा टाइप, मतलब जनरेटर बनाया ही इस वजह से ताकि हम बड़ी कैलकुलेशंस को हैंडल कर सके। अब हुआ क्या होगा, जब इसको एग्जीक्यूट किया ना, तो पता है एन में क्या आया होगा अभी तक T1 के अंदर क्या आया होगा, एक नंबर आया होगा बस 1। समझे मेरी बात को? अगर यही काम मैं लिस्ट से करता तो सारे नंबर्स मुझे मिलते बाद में, थोड़ा टाइम लेता वो, लेकिन मुझे सारे नंबर्स लिस्ट के अंदर मिलते अगर मैं L1 को प्रिंट करता। लेकिन वही काम मैंने T1 से किया जनरेटर बना के। तो जब पाइथन इसको एग्जीक्यूट करेगा ना, तो क्या करेगा, सिर्फ T1 को हमें T1 के अंदर क्या लाके देगा, 1 लाके देगा। समझे जरा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सिंटेक्स होता है इसका, हम लिखता है नेक्स्ट और T1 लिखता हूँ मैं, तो भाई क्या करो, T1 से क्या लाओ, अगला नंबर लाओ। वो क्या लाया, वो 1 लाया, सारे नंबर से लेकर आ रहा। ठीक है, तो अब अगर इसमें दोबारा कॉल करूँगा तो पता है क्या लाएगा, अब नेक्स्ट नंबर लाएगा। मतलब जब जब मैं कॉल करूँगा ना, जब जब क्या करेगा, वो एक नंबर जनरेट करेगा और हमें लाकर दे देगा। सही है, लेकिन अगेन अगर यही काम L1 से किया होता और अगर मैं L1 को प्रिंट करता, तो आपको पता है आपको पूरी लिस्ट मिल रही होती है, उसमें सारे नंबर अपेंड हुए में मिलते हैं। सही है, तो पॉइंट समझ में क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपके ये जो जनरेटर्स है ना, ये किस वजह से यूज़ हो रहे होते हैं, अगर कोई बड़ी आपने कैलकुलेशन करनी है। और क्यों ये यूज़फुल है, क्योंकि वो जब कॉल होता है ना, जब आपका जनरेटर कॉल होता है, उसी टाइम पे वो नंबर जनरेट करके हमें लाके दे रहा होता है। सही है, उसको पता तो है कहाँ तक के नंबर्स जनरेट करने हैं, लेकिन सिर्फ जब कॉल होगा उसी टाइम पे क्या करेगा, अगला नंबर लाके हमें दे रहा होगा कैलकुलेशन के हिसाब से। तो एक तरीके से ना ये क्या होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हमारे CPU और जो सिस्टम होता है उसको हैंग नहीं होने देता एक तरीके से। ठीक है, और फास्ट परफॉर्मेंस हमारे सिस्टम की रहती है। सही है, लेकिन इसकी बहुत डिटेल है, इसकी बहुत डिटेल और इसकी फर्दर एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये पूरा टॉपिक हम देखेंगे अगर इसको कवर कर सके। वरना बस अब ये समझें कि टपल एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता। टपल की मदद से हम क्या बनाते हैं, जनरेटर्स बनाते हैं, जनरेटर्स ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जिसका मकसद क्या होता है, बिग कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना और बारी बारी क्या करना, नंबर्स को गेट करना। सही है, बात क्लियर हो रही है? लेकिन सॉरी एक चीज़ होती है हमारे पास, जैसे मैं नंबर थोड़ा छोटा कर दूँ, लेट से मैंने 10 कर दिया, और अगर मैं T1 को प्रिंट करूँगा मुझे क्या दिखाएगा, जनरेटर ऑब्जेक्ट दिखाएगा। मतलब ये असल में ना एक एड्रेस बता रहा है, ये क्या है, एक एड्रेस दे रहा है हमें ये पूरा, कि भाई उसने जनरेटर का रेफरेंस कहाँ सेव कर लिया, मेमोरी के अंदर इस जगह पे सेव कर लिया है, जो अभी हमारे किसी काम का नहीं है। हमने क्या करना भाई, कहीं भी सेव करें, हमें तो आउटपुट चाहिए होता है। लेकिन पता है क्या, अगर मैं इसको टपल में कन्वर्ट कर दूँ ना, टपल फंक्शन यूज़ करके, तो क्या करेगा फिर, ये नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन वाले तरीके से भी काम करता है। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मैं टपल फंक्शन का यूज़ कर लूँ जनरेटर के साथ, मतलब वो ब्रैकेट के साथ, तो क्या होगा,
ये आपका नॉर्मल फिर कॉम्प्रीहेंशन की तरह भी काम करता है, लेकिन इसका इस तरह यूज़ नहीं किया जाता। इसका जो यूज़ है टपल वाले का वो जनरेटर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन जन फिर 1 से 9 तक ही प्रिंट किया। हाँ, चूँकि हमने 10 लिखा है ना तो 1 खत्म हो जाएगा, सही। 9 तक के लाएगा। रूल सारे वही है, सही है। अगर आपने फिर भी डबल कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करनी तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। आपके इसको जनरेटर के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सही। बाकी इसके अलावा सारे रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल है। भाई अगर एक और फोर लूप लगाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके बाद आके आपको फोर लूप लगाना पड़ेगा। लेट से मैं लिख देता हूँ फोर लेट से एक्स इन रेंज 1 से 5, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, और पीछे जाते हैं हम, पीछे जाके हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं n, x। तो ज़रा कोई आउटपुट इसका एक्सपेक्ट करेगा, क्या होगा आउटपुट, क्या आएगा इसका, सोचे जरा ये बताएं। 2 टपल बना के ले आएगा, एक को 1 से 10 तक का, एक से 1 9 का और एक का 1 से 4 तक। एक का 1 से 9 तक का और एक का 1 से 4 तक। लेकिन आउटपुट किस तरह मिलेगा हमें, डबल। सोचे। डबल, वो तो बात सही है। 1,1,1,2, आपने लिया है ना सर, लेकिन अगेन समझे, ये नेस्टेड लूप लिखा हुआ अंदर, ये क्या अंदर नेस्टेड लूप है। तो आपका फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, एन में क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। उसके बाद आपका ये वाला लूप चलेगा, कितनी मरतबा चलेगा, 4 मरतबा। मतलब 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, और बस फिर पीछे आएगा, फिर 2 उठाएगा, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 4, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। तो इस तरह करके आपका ये आउटपुट लेकर आने वाला है। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कुछ ऊपर पढ़ा है हमने रूल्स, जो हमने रूल्स पढ़े सारे के सारे वो टपल कॉम्प्रीहेंशन, उसको कॉम्प्रीहेंशन के तौर पे उसको यूज़ करें या जनरेटर के तौर पे यूज़ करें, वो रूल्स सब के सब सेम हैं, सही है ना। क्लियर हो रही है ये बात। तो देखिए वो सारे क्या किया उसने, वही जो हमने देखा था 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, उस लिहाज से लेकर आ गया। कंडीशन लगाएं तो कंडीशन कहाँ लगाएंगे, सिंपल इफ़ वाली कंडीशन है, भले एक हो या एक से ज़्यादा हो तो बाद में लिखी जाएंगी। अगर उसमें एल्स भी आ रहा है तो क्या कहाँ लिखना होगा, हमें इस जगह आके लिखना होगा, सही है। तो सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं, सब कुछ वही है, इसके अलावा सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है, सही है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, सेट्स देखते हैं, सेट्स कॉम्प्रीहेंशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगेन सेट्स कॉम्प्रीहेंशन भी आपका रूल वूल उसके सब कुछ पुराने वाला ही है, कोई उसमें न्यू चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखें, सेट्स का हम कब यूज़ करेंगे, अभी देखें ज़रा, जब हमने इसका आउटपुट निकाला था तो हमें बहुत सारे वॉवेल्स मिल रहे थे और वो रिपीटेड भी थे, वो रिपीटेड है ना सारे। देखें ए 2 मरतबा आ रहा है शुरू में, फिर ये 2 मरतबा फिर आ गया, ठीक है। ई देखें कितनी मरतबा आ रही है, 3 ये रहे, 2 ये रहे, पीछे भी मौजूद है, सही है। तो मतलब सही है, हमें पता चल गया भाई वॉवेल्स हैं, लेकिन वो बार बार लेके आ रहा है। लिस्ट में क्या है, एक चीज़ बार बार आ रही है, रिपीट हो सकती है ना, डुप्लीकेट हो सकती है लिस्ट के अंदर। लेकिन सेट्स में हमने पढ़ा था, सेट्स के अंदर यूनिक एलिमेंट्स आते हैं, जो भी एलिमेंट होगा वो एक मरतबा आएगा, सही है। तो अगर आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये होती कि भाई आप क्या करें, आप ना इन तमाम वर्ड्स में से वॉवेल्स तो निकालें लेकिन वो यूनिक हो। मतलब लेट्स से कि अगर किसी के अंदर मतलब वर्ड कोई इतने सारे वर्ड्स हैं, किसी में भी ए मौजूद नहीं है, किसी में भी मौजूद नहीं है ए, तो आपको क्या मिलेगा, वॉवेल्स कौन कौन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स है ना भाई, ए ई आई ओ यू। इमेजिन करें कि आपके ये जो वर्ड्स लिखे हुए, इन वर्ड मतलब ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं उसमें किसी में भी ए है ही नहीं, किसी में भी ए नहीं है, तो हम आउटपुट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या मिलेगा, ई आई ओ यू, ये 4 वॉवेल्स मिलेंगे, सही है। अच्छा, अगर हमने इस वाले टास्क को लिस्ट से परफॉर्म किया तो ई भी मल्टीपल आ सकता है, आई भी मल्टीपल आ सकता है, ओ यू मल्टीपल आ सकते हैं, सही। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे यूनिक चाहिए, बस मुझे आइडिया करना है कि मेरे पास जो वर्ड्स है ना उसमें कौन से वॉवेल्स मौजूद है, सही है, मुझे आइडिया करना है। तो मुझे क्या बार बार उनको देखने की ज़रूरत है, नहीं। अगर मुझे एक मरतबा भी मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई इसमें सिर्फ ई आई ओ यू मौजूद है, ए मौजूद नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हैं बात को,
सही है, मतलब अगर मुझे जस्ट आइडिया करना है कि यूनिक एलिमेंट्स की मदद से तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फिर सेट्स कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करूँगा। इसको वैसे इसको भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट ट्रेन के बाद उसको सेट कर दें। हाँ, उस पे भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली उस पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो मुझे क्या करना होगा, बस मैं इधर आऊँगा पीछे, इसको बना दूंगा ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट, लॉजिक वॉजिक सब कुछ वैसे ही है, लोकेशन जहाँ जहाँ हमने रखने की बात की थी, इफ कंडीशन कहाँ रखी जाएगी, कहाँ लिखी जाएगी, सब कुछ एज इट इज़ है 100%, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हुए हैं। सही है, अब ज़रा आउटपुट देखिएगा इसका, आउटपुट आया और क्या कर रहा है ये, वापस लेके आ रहा है। सही है, लेकिन आप बोलेंगे भाई आई 2 मरतबा ला रहा है ये, एक आई ये रहा, एक आई ये रहा जी। हाँ, अब समझे, तो फिर ये ट्रू कैसे हो रहा है, चले आप ये बताएं ट्रू कैसे हो रहा है। हाँ, ये ज़बरदस्त, लेकिन बात समझें, जब ये आई आया होगा ना लेटर के अंदर, ये आपके पास लेटर में आई आएगा ऑफ कोर्स, तो हमने कंडीशन चेक करते हुए तो इसको छोटा बना दिया, लेटर डॉट लॉगर मतलब आई को छोटा बना दिया गया, आई स्मॉल हो गया, समझ रहे हैं बात को। और आपके पास जब ये स्मॉल हुआ तो आप बताएं ये कंडीशन पूरी क्या हो गई, ट्रू या फॉल्स। हाँ भाई, ट्रू हो गई, समझे बात को। देखें, आपके पास फर्स्ट टाइम लूप चला ये वाला, वर्ड में क्या आया भाई, सैलानी आया। अब आपके पास ये वाला लूप चला, अब लेटर में क्या आया, एस आया, दोबारा चलेगा ए आएगा, करते 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 आई तक पहुंचा, लेटर में क्या आया, आई आया। हम बोल रहे हैं भाई लेटर को करो छोटा, लोअर करो, अब जो कैपिटल आई था वो स्मॉल आई हो गया, और हम बोल रहे हैं इस स्मॉल आई को जरा चेक तो करो कि वो हमारे इस वॉवेल वाले स्ट्रिंग में है या नहीं है, ए ई आई ओ यू में है या नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंडीशन चेक होते हुए छोटा हुआ है वो, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू होने पे हमें कुछ आउटपुट लिखना होता है, कहाँ लिखते हैं, एक्सप्रेशन पे लिखते हैं। तो कंपाइलर हमारा यहाँ पर आया और इसको लेटर क्या मिला, छोटा आई या कैपिटल आई, बड़ा आई, क्योंकि ये लोअर ना ये टेम्पोरेरीली छोट मतलब आर्जी तौर पे हमें दिखाता है कि भाई छोटा होके इस तरह दिखेगा, तो उसको हमने यूज़ किया छोटा करने के लिए, लेकिन कब, सिर्फ कंडीशन चेक करते वक्त, ओरिजिनली वो हमने छोटा नहीं बनाया, समझ रहे। तो जब यहाँ पे लेटर आया तो लेटर में तो भाई वो कैपिटल आई ही था। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे डॉट लोअर लगा दिया होता, समझे ज़रा, अगर यहाँ पे डॉट लोअर का यूज़ कर लिया होता तो अब कितने आई मिलेंगे, अब तो एक ही मिलेगा, छोटा वाला मिलेगा, वो भी सही है, सही है, क्लियर हो रहा है। और अगेन किस ये कोई ऑर्डर नहीं ला रहा, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है इसकी, तो अगेन बात ये है कि वो हैशिंग एल्गोरिथम के बिहाफ पे क्या करता है, ये डेटा को सेट पे सेव करता है, तो जिसकी जो छोटी वैल्यू बन रही होगी हैशिंग एल्गोरिथम के बिहाफ पे, उसको वो पीछे ले आएगा सबसे, और बढ़ते बढ़ते आगे एलिमेंट्स को अरेंज करता चला जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्रिहेंशन होती है कंप्लीट। डिक्शनरी वाली बाकी है, अभी हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के अंदर ही, उसको साथ पढ़ेंगे। सही है, रूल्स को अच्छे से याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन दूंगा इसके असाइनमेंट के तौर पे, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। चले भाई, अच्छा डिक्शनरी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप मतलब हम सब ने तकरीबन नॉर्मल वाली डिक्शनरी यूज़ की होगी पहले ज़माने के अंदर, जब स्कूल लाइफ थी तो
छोटी मोटी डिक्शनरी होती थी हमारे पास, उस पर जाके हम किसी वर्ड की मीनिंग निकाला करते थे। अब तो मोबाइल में आ गई है, लेकिन पहले आप लोग क्या करते थे, हम लोग कि भाई कोई वर्ड मिला हमें, उसकी मीनिंग निकालनी है, तो पहले तो उस वर्ड की मदद से उस पहले वर्ड तक पहुँचते थे, स्पेलिंग निकालते थे बारी बारी। जैसे सेंटेंस है, मुझे सेंटेंस का वर्ड तलाश करना है, सबसे पहले एस में गया, फिर एस में जाने के बाद मैंने ई देखा, एस में कहाँ पे ई मुझे मिल रहा है, फिर ई के बाद एन देखता था, ऐसे ही होता था ना। अल्टीमेटली हम अपने वर्ड पे पहुँचते थे, और वर्ड के बाद हम क्या करते थे, उसकी सामने लिखी हुई मीनिंग को पढ़ लिया करते थे। सही है, इस तरह करते थे। डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट, ये जो पाइथन के अंदर डिक्शनरी है, इसका कॉन्सेप्ट भी तकरीबन सिमिलर है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है। वहाँ पर डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते थे, वर्ड्स की मीनिंग निकाला करते थे। सही है, जो हमारे पास वहाँ पे वर्ड्स थे, पाइथन की डिक्शनरी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। समझ रहे बात को। नॉर्मल अगर हम आम लाइफ की बात करेंगे, डिक्शनरी को यूज़ करते हुए हम वर्ड्स की मदद से मीनिंग निकाला करते थे। सही है, लेकिन पाइथन के अंदर हम वर्ड्स को क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। और जो नॉर्मल डिक्शनरी में हमारे पास मीनिंग होती है, पाइथन की डिक्शनरी के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो पाइथन की डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स मीनिंग नहीं होंगी, क्या होंगी, कीज और वैल्यूज होंगी। ऑफ कोर्स डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के हिसाब से क्या है, सिमिलर है। अच्छा, आप समझिएगा बात को। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू, या अगर मैं इसको एस के साथ लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, कीज एंड वैल्यूज। कि भाई उसमें हमारे पास पाइथन की डिक्शनरी के अंदर कीज और वैल्यूज होती है। अब ये क्या होती है, इसको हम समझते हैं हाथ के हाथ। लेट्स मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ सिंपल। अच्छा, डिक्शनरी के लिए हमने इसको डिस्कस किया था, नहीं किया था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हम डिक्शनरी के लिए भी कौन से ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। सेट्स के लिए भी करते हैं और डिक्शनरी के लिए भी करते हैं। अब आप बोलेंगे डिफरेंस क्या है, अभी समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, और मैं क्या करता हूँ, बल्कि मैं इसी लाइन पे रहता हूँ और मैं लिखता हूँ लेट्स से नेम अच्छा, अब जरा यहाँ देखिएगा, अभी से मैंने सिंपल सी बनाई है डिक्शनरी। देखिए आपको कॉलन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉलन मिल रहा है। सेट्स के अंदर सबसे पहली बात कॉलन का यूज़ नहीं होता। उसमें क्या होता है, कोमा के जिस तरह हम लिस्ट में डेटा लिखते हैं ना, कोमा के बाद अगली वैल्यू, कोमा के बाद अगली वैल्यू, कोमा के बाद अगली वैल्यू, सेट्स में भी इसी तरीके से डेटा को लिख रहे होते हैं। सॉरी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉलन का यूज़ किया जाता है। कॉलन से पहले याद रखें, जो भी चीज़ होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, की। कॉलन से पहले जो चीज़ लिखी जाती है उसको क्या नाम देते हैं, की। कॉलन के बाद जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं, ये पूरी मेरे पास क्या है, ये वैल्यू। तो कॉलन से पहले क्या है, ये मेरे पास की। कॉलन से पहले की, कॉलन के बाद वैल्यू। अच्छा, कोमा, कोमा के बाद क्या हो रहा है, मैं एक न्यू की और वैल्यू लिखने चाह रहा हूँ। कोमा के बाद मतलब क्या है, कोमा अगर मैंने लगाया डिक्शनरी के अंदर तो इसका मतलब ये है कि मैं न्यू की और वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। तो एज आपके पास अगेन क्या है, एक न्यू की है, और कॉलन के बाद क्या है, वो वैल्यू है। सही है, तो थोड़ा सा इसको सिमिलर लेके चलें उससे, नॉर्मल डिक्शनरी से। अगर मैं इसको बोलूँ ये वर्ड है नॉर्मल डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, तो उसकी क्या निकालते थे हम लोग, मीनिंग निकालते थे। लेकिन यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, की बोल रहे हैं, की। ठीक है, और की का गेस क्या मिलेगी हमें, उसकी वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली ये आपकी की है और ये आपकी वैल्यू होगी। सही है, तो ये बात समझ आ रही है, कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यूज होती है डिक्शनरी के अंदर, हमेशा कीज और वैल्यूज होती हैं। सही है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि अगर मैंने इसको हटा दिया, लेट्स से मैं 45 हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई मुझे वैल्यू तो बता दो, कि जो आपने की बना के रखा है उसकी वैल्यू तो बताओ। मतलब इसका जो डेटा सेव होने का अंदाज है ना, वो है ही इस तरह से कि आपने कोई की देनी है और उसकी वैल्यू देनी है। सही है, क्लियर हो रही है बात। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या, म्यूटेबल होते हैं ये हमारी डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल। मतलब इसमें कुछ ऐड हम कर सकते हैं, कुछ डेटा को फर्दर ऐड करेंगे, कुछ डेटा को अपडेट कर रहे होंगे, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सही है, हमारी डिक्शनरी इसको सपोर्ट करती है। अच्छा, उसके अलावा कीज़ क्या होती है, यूनिक होती है हमेशा। कीज़ क्या होती है, यूनिक होती है। चल एक काम हम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और मैं डिटेल्स प्रिंट करता हूँ। सही है, तो अभी नेम में क्या आ रहा है, हाजिक आ रहा है,
लेट से मैं नेम की ना एक और की बनाता हूँ, अपनी डिक्शनरी के अंदर नेम की एक और की बनाता हूँ। तो लेट से मैं लिखता हूँ भाई नेम, अब जरा देखिएगा क्या की मेरे पास 2 हो गई, डुप्लीकेट हो गई कीज, सही है। पता है क्या करेगा पाइथन, इसको कर देगा ओवरराइड, सही है। मतलब ये पूरी वाली जो वैल्यू है ना, इस वाले नेम की वैल्यू क्या है, हाजिर, ये नेम की है और इसकी वैल्यू क्या है, हाजिर। लेकिन नेक्स्ट वाली की मेरे पास नेम है और इसकी वैल्यू क्या है, हामिद। तो हामिद को ना क्या करेगा, उससे रिप्लेस कर देगा, मतलब हाजिर को हटाएगा, हाजिर को हटाएगा और हामिद कर देगा, ठीक है, ओवरराइड कर देगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, यूनिक आपने बताया। प्रिंट करते हैं तो ज़रा देखें की क्या हो चुकी है, हामिद हो चुकी है। क्यों, क्योंकि ना कीज हमेशा यूनिक होती है, इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर कीज डिफरेंट डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम में भी हाजिक, और मैं इसको बोलता हूँ स्टूडेंट नेम, एसटीडी नेम, और इसको भी कर देता हूँ हाजिर। अब जरा समझिएगा, प्रीवियस वाले केस में हमने क्या किया था, कीज को डुप्लीकेट कर दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास वैल्यूज क्या है, एक से ज़्यादा एक ही जैसी वैल्यूज है, दोनों जगह क्या मौजूद है, हाजिर मौजूद है, लेकिन की क्या है मेरे पास, डिफरेंट है। तो पाइथन में इससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पाइथन जिससे पहचानता है ना, वो उसकी असल चीज़ की है, पहचानने वाली चीज़ क्या है, की है। तो इसीलिए की हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अब जरा देखें, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो हाजिक में से कोई मसला नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसको कोई मसला नहीं है, उसको जो असल जो उसके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है, की है। तो की का यूनिक होना, की का यूनिक होना डिक्शनरी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लिखा हुआ है कि भाई कीज़ क्या होती है, यूनिक होती है, वैल्यूज़ का मसला नहीं है, यूनिक हो डिफरेंट हो सब चलता है। और वैल्यूज़ क्या हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती हैं। सही है, क्लियर हो रही है बात। चलें पहले हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। लेट्स से मेरे पास कुछ सिटीज़ हैं, हम 2-3 सिटीज़ लेते हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन मुझे सेव करनी है। तो अभी अगर मैं लिस्ट की तरीके से अगर मैं इसको डेटा स्टोर करूँ, किस तरह करूँगा मैं लिस्ट के अंदर। लेट से मैं क्या करूँगा, एक सिटीज़ की लिस्ट बनाऊँगा और उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है। जब मैंने 3 यहाँ पे नाम लिख लिए, अच्छा इसकी मुझे पॉपुलेशन लिखनी है, तो क्या करूँगा, एक और मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, और मैं क्या करूँगा, उसकी पॉपुलेशन को यहाँ लिखूँगा। तो कराची की पॉपुलेशन क्या होगी, लेट से अभी जस्ट एक रैंडम नंबर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। लाहौर की भी कुछ वैल्यू, सिमिलरली इस्लामाबाद की भी, सही है। अब मैं सिर्फ डिक्शनरी की इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, मेरे पास ये जो डेटा है 30679, ये आपको समझ आ रहा होगा डेटा किसका है, ये कराची का डेटा है। कराची के लिहाज से मैंने लिखा है पोजीशन वाइज, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। तो अगर मैं फर्स्ट 0 इंडेक्स पे लिख रहा हूँ, तो मतलब ऊपर भी 0 इंडेक्स पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सिटीज़ के अंदर कराची लिखा हुआ है। तो ये वाले वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मैच हो रही है, मतलब इसका ये उसका डेटा है। सिमिलरली ये जो आपका नंबर है ये लाहौर का है, एंड सो ऑन, सही है। तो अब ये डेटा क्या एक तरीके से अलग अलग वेरिएबल में बटा हुआ है, सिटीज़ की एक अलग लिस्ट बन रही है, पॉपुलेशन की एक अलग लिस्ट बन रही है, और हम क्या कर रहे हैं, उन डेटा को अलग अलग लिखें। लेकिन अगर हम यही काम डिक्शनरी की मदद से करें, क्या करें, यही काम डिक्शनरी की मदद से करें, तो क्या जो मैं नाम लिखूंगा उसके आगे उसकी वैल्यू लिख सकता हूँ आराम से, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, एक तरीके से मुझे आसानी हो जाएगी, मुझे बारी बारी अगर मतलब डिक्शनरी इमेजिन करें अगर हमारे पास नहीं होती पाइथन के अंदर, तो क्या करना होता, मुझे डेटा को बहुत मतलब अलग अलग तरीके से हैंडल करना होता। कभी मैं उसको टपल में सेव कर रहा हूँ, कभी मैं उसको लिस्ट में सेव कर रहा हूँ, लेकिन डिक्शनरी की वजह से क्या होगा, ये काम हमारा आसान हो जाएगा। तो अगर मैं यही चीज़ रो में डिटेल दे सकते मैंने एक ही डिक्शनरी में उसको मैंने बना लिया, लेट से मैंने लिखा भाई
कराची और उसकी जो वैल्यू मैंने कॉलन लगा के आगे लिख दी जो भी उसकी वैल्यू है, ठीक है। फिर कॉमा लगा के आगे गया और लाहौर लिख लिया, ठीक है, जो भी है, और उसकी वैल्यू मैंने उसके आगे लिख दी। तो समझ रहे एक क्या हो रहा है, की के उसके आगे उसका पेयर बन रहा है, की वैल्यू का एक पेयर बन रहा है, जो कि क्या होता है हमारे पास एक डेटा को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है। सही है, ये समझ रहे हैं बात को। तो वैल्यू किसी भी तरह की हो, प्लॉट में हो, जी जी, वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, फ्लोट हो या आपकी स्ट्रिंग हो या बूलियन हो या लिस्ट भी हो सकती है। वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है। अभी दिखाता हूँ मैं। सही है, आपने अच्छा पूछा। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ समझें कि हमारी जो की है ना, की वो नंबर्स भी हो सकती है, की हमारी नंबर भी हो सकती है। जैसे समझें, मैंने ये मैंने डिक्शनरी बनाई हुई है। मैं बोलता हूँ भाई 1 और लेट से मैं इसमें कुछ नंबर लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ 2 और इसमें भी कुछ नंबर मैं सेव करा देता हूँ 3 और मैं इसको फ्लोट भी बना सकता हूँ नंबर को। लेट्स मैंने लिखा 4.5 और मैंने कोई डेटा या कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि हमारी जो कीज़ हैं वो स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, वो इंटीजर भी हो सकती हैं, वो फ्लोट भी हो सकती हैं, लेकिन यूनिक होगी। हर की क्या होगी, यूनिक होगी। डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। अगर डुप्लीकेट हमने लिखा तो ओवरराइट कर देगा, ठीक है, पुराने वाले डेटा को नए वाले डेटा से ओवरराइट कर देगा। तो जरा देखें, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास ये डिक्शनरी बन चुकी है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? अच्छा, तो हमारे पास इसको की को नंबर बना के लिखने में कोई मसला नहीं होता है। सही है। और क्या था, अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था कि वैल्यू फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, बूलियन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सही है, डुप्लीकेट भी हो की सकती है। डुप्लीकेट ना हो, बाकी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। अगर एक ही मतलब की अलग है और दो बंदे दोनों का सेम मार्क्स है तो वो हम उसमें बता सकते हैं, लेकिन नाम दोनों का अलग अलग। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है अभी। अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि भाई अगर लेट से मुझे एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो क्या करूँगा मैं। जी, तो वही जो कॉलम बनाते हैं उससे बंदे कर्ली ब्रैकेट और क्या लगाना होगा अंदर? कॉपी छोड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इसी तरह एंटर कर देंगे तो बन जाएगी ना एम्प्टी। सॉरी, बस एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है मुझे। हाँ, तो इसको कॉलम को खाली छोड़ सकते कॉलन नहीं, देखिए, कॉलन अगर मैं लगाऊंगा ना, नहीं सर, इसी तरह से अच्छा ऐसे ही छोड़ दूँ ब्रैकेट को, तो भाई ये डिक्शनरी होगी या ये सेट होगा? ये सोच के बताएं। डिक्शनरी होगी। हाँ भाई, अच्छा देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने सिर्फ एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दिया ना, तो पाइथन इसको डिक्शनरी ही ट्रीट करता है। पाइथन इसको डिक्शनरी ही मानता है, सेट नहीं मानता। अनलेस हम उसमें क्या करें, कोई एक वैल्यू लिख दें, तो फिर क्या करेगा, पाइथन को पता चलेगा भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेट्स से मैं आपको चले दिखाता हूँ। मैंने D1 लिखा और मैंने प्रिंट कर दी इसकी टाइप को, ठीक है, तो क्या बताएगा, क्लास क्या है इसकी, डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी है एक्चुअली। तो पाइथन अगर हम एम्प्टी ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, पाइथन इसको खुद समझ जाएगा भाई ये डिक्शनरी है। हाँ, अगर मैंने इसमें कुछ डेटा लिख दिया लेट से, सही है, तो आप सेट बताएगा इसको। क्या बताएगा? सेट, क्योंकि यही ब्रैकेट सेट्स और यही ब्रैकेट्स डिक्शनरी दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन सिर्फ खाली अगर एम्प्टी मैंने ब्रैकेट बना के छोड़ दिया तो उसको पाइथन बोलेगा हाँ भाई ये डिक्शनरी ही है। अगर उसको सेट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें कोई डेटा लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट एक डेटा पॉइंट तो उसमें होना चाहिए। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एम्प्टी सेट नहीं बना सकते, या किस तरह बनाएंगे? डबल ब्रैकेट बनाना नहीं, हाँ, फंक्शन यूज करके बनेगा। समझे बात को? अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे एम्प्टी सेट बनाना है और मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, लेकिन पाइथन तो इसको डिक्शनरी मान लेगा, सेट तो बना ही नहीं आपका एम्प्टी वाला। तो बिल्कुल हमने इसको देखा था कि आपको पता है क्या करना होगा, फिर आप ना वो सेट फंक्शन यूज करके उसका एम्प्टी सेट बनाएंगे। तो ये क्लियर हो रही है बात? खैर,
तो अगर हम एम्प्टी डिक्शनरी बनाना चाह रहे हैं तो बस इस तरह के ब्रैकेट यूज़ करेंगे, एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। वरना एक दूसरा तरीका है, क्या करो भाई कि हम वो फंक्शन यूज़ कर लें, एक DICT फंक्शन है डिक्शनरी का, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह पर मैं लिस्ट का फंक्शन यूज़ कर रहा था ना ऊपर प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लिस्ट फंक्शन यूज़ कर रहा था एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से डिक्शनरी का फंक्शन यूज़ हो सकता है एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए। तो अगर मैं इसको D2 बोलूँ, क्या हो गया ये आपका, ये डिक्शनरी उसने हमें शो करवा दिया। यहाँ तक क्लियर है? चलें, एक चीज़ ज़रा समझे आप, हमारी जो वैल्यूज़ है ना डिक्शनरी की, जो डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज़ है, वो हमारी वैल्यूज समझिएगा लिस्ट भी हो सकती हैं, टपल्स भी हो सकती हैं, सेट्स भी हो सकती हैं, और इटसेल्फ डिक्शनरी भी हो सकती है। क्या मतलब, देखते हैं ज़रा। लेट से मैंने डेटा बनाया, डेटा की एक डिक्शनरी बनाई, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम्स, ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ नेम्स लिख लेते हैं हम। सही है, फिलहाल 3 नेम्स लिखिए मैंने। अब समझिएगा बात को, कॉलन से लेफ्ट पे जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। कॉलन के राइट पे जो चीज़ होती है उसको वैल्यू बोलते हैं। तो ऊपर तो हमने देखा था भाई, वैल्यू को हमने सिंगल यूज़ किया होता है। देखें, आपकी हर वैल्यू क्या थी, सिंगल थी, लेकिन आपकी वैल्यू एक से ज़्यादा भी तो हो सकती है ना भाई। जैसे स्टूडेंट नेम्स हैं, मैंने स्टूडेंट नेम्स की की बनाई और कॉलन लगा के मैंने क्या किया, उसके राइट पे बहुत सारे नेम्स को स्टोर करवा दिया। समझ रहे बात को? तो हमारी जो वैल्यू है वो लिस्ट भी हो सकती है। अच्छा, वैल्यू हमारी डिक्शनरी भी हो सकती है, वैल्यू हमारी डिक्शनरी भी हो सकती है। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, मैंने एक क्लास डिटेल्स की एक और की बनाई और मैं कॉलन लगा के आता हूँ आगे, और मैं डिक्शनरी बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या बनाता हूँ, वैल्यू वाली साइड पे डिक्शनरी, और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, और मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ लेट से भाई अफान। अफान कौन सी क्लास में हो आप, कौन सी क्लास में आप, 7 में, 7 क्लास आ गई, ठीक है। सिमिलरली अली कौन सी क्लास है, मैट्रिक, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, अच्छा इधर देखें, कॉमा नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं, ये जो मैंने फर्स्ट की और वैल्यू लिखी है ना, मैंने उसके बाद कोमा लाजमी लगाना है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, पैटर्न बता सकूँ भाई मैं नीचे और की और वैल्यू लिख रहा हूँ। मैंने कोमा नहीं लगाया हुआ, तो देखें आप लोग, ये रेड लाइन दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं कोमा लगाऊंगा तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा भाई नीचे वाला जो डेटा वो क्या है, वो एक और की और वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक हमारे पास, सॉरी, स्ट्रिंग बन के आएगा। सही है, तो बात समझ रहे हैं मेरी, कि हमारी जो वैल्यू है ना, वो लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, सेट भी हो सकती है, इटसेल्फ डिक्शनरी भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब हमें डिक्शनरी से डेटा एक्सेस करना है। क्या करना है, डिक्शनरी से डेटा एक्सेस करना है। जिस तरह हम लिस्ट से डेटा को निकाला करते थे, टपल से, हाँ टपल से डेटा को निकाला करते थे, ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी से भी डेटा को निकाल सकते हैं। सही है। चलें, आप लोग पहले मुझे बताएं कि लिस्ट से अगर मुझे डेटा निकालना है तो क्या सिंटेक्स हम लोग फॉलो करते थे जी। हाँ भाई फराज, क्या सिंटेक्स यूज करते थे हम लोग लिस्ट से डेटा निकालने के लिए? लिस्ट का नाम इंडेक्सिंग करते थे उसकी। हाँ, इंडेक्स, वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। अच्छा, आप सिंटेक्स पूछ रहे हाँ हो? सिंटेक्स, हाँ, सही, वेरिएबल नेम, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे आगे फौरन ही और इंडेक्स दे दिया करते थे। ऐसी है भाई जी जी ऐसी। वो लाइसेंस। जब मैं स्लाइसिंग करनी होता है। हाँ स्लाइसिंग भी, इसमें स्लाइसिंग, इसमें नहीं होती स्लाइसिंग। स्लाइसिंग वहाँ काम करती है जहाँ पे आपके नंबर्स चलते हैं, मतलब इंडेक्सिंग चलती है। इसमें इंडेक्सिंग नहीं चलती, लिस्ट डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं काम करती। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल नेम आएगा, उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगे,
और यहाँ पे मुझे की पास करनी है। क्या पास करनी है? की पास करनी है, जिसकी मदद से पाइथन क्या करेगा, जाके उसकी वैल्यू निकाल के हमें लाकर देगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम डिक्शनरी यूज करते थे। वर्ड की अगर हमें वर्ड ही मालूम नहीं तो मीनिंग कैसे निकालेंगे? वर्ड तो पता होना चाहिए ना हमें। तो वर्ड हम ढूंढते थे डिक्शनरी में और उसकी मीनिंग निकालते थे। पाइथन क्या करेगा, हम पाइथन को बताएंगे की, पाइथन जाएगा उस वेरिएबल के अंदर जहाँ डेटा सेव हुआ है और फिर हमें उसकी वैल्यू निकाल के लाके देगा। तो ज़रा समझें। अब लेट से मुझे क्या निकालना है, एक काम करता हूँ, प्रणाली हम डिक्शनरी यूज करते हैं डेटा। डेटा में से मुझे निकालना है लाहौर की पॉपुलेशन। सही है, क्या निकालनी? लाहौर की पॉपुलेशन। आप लाहौर लेके तो सबसे पहले मेरी वेरिएबल का नाम क्या है भाई? डेटा। वेरिएबल का नाम क्या है? डेटा। डेटा। ब्रैकेट्स बनाए और मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? की पास करूंगा लाहौर। और लाहौर वर्ड कैसा है, मतलब लाहौर टेक्स्ट है ना, तो मुझे सिंगल या डबल कोट में लिखना होगा। सही है, ये रूल मतलब रूल यूनिवर्सल रूल है कि जब भी टेक्स्ट लेटर की बात होगी हमेशा सॉरी हमेशा वो सिंगल या डबल कोट में आएगा। तो मैंने इसको बोला भाई जाओ। अच्छा देखें आप लोग, ये खुद रिकमेंड भी करता है VS कोड, और इसके अंदर आपको खुद बताएगा भी भाई कि आपके पास कौन कौन सी कीज पड़ी हुई है। अभी खैर रिकमेंड करता, पत्नी क्यों नहीं कर रहा, बोल दे इसने मन कर दिया काम करना। हाँ, डेटा के अंदर देख रहे लाहौर, कराची, स्टूडेंट नेम्स तो खैर हमने दूसरी लिस्ट में बनाया था, पत्नी इस पर क्यों दे रहा है, इसमें बड़े गिलीच आए हैं। वैसे इसको स्टूडेंट नेम्स नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि हम डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा वाली डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। तो खैर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाहौर, ठीक है, और बस इसको एंटर करूँगा तो मुझे क्या करेगा, उसकी वैल्यू लाकर दे देगा। सही है। अच्छा लेट से कि भाई मुझे 4.5 का डेटा निकालना है, 4.5 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूँगा, मैं डेटा लिखूंगा ब्रैकेट्स और 4.5, क्योंकि 4.5 मैंने ऊपर सेव किस तरह किया हुआ, ऊपर की स्ट्रिंग बनाकर या फ्लोट बनाकर उसको सेव किया है। फ्लोट में ना, तो मैं फ्लोट ही पास करूंगा। सही है। तो जरा देखिए क्या करेगा, मुझे उसका आउटपुट ला देगा कि भाई उसकी वैल्यू ये सेव हुई है। सही है। और अगर मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया तो पता है क्या होगा, तो बताएगा क्या होगा, क्या काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। समझिएगा बात को। 4.5 में किस तरह दे रहा हूँ उसको, स्ट्रिंग बना के, तो पता है क्या करेगा, ये जाएगा ऊपर और ढूंढेगा भाई कि यहाँ पर कौन सी ऐसी की है जो 4.5 स्ट्रिंग में होके लिखी हुई है। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पे तो उसको मिलेगी, यहाँ पर उसको नहीं मिलेगी, तो एरर दे देगा। देखे जरा, और एरर किस तरह का देगा, बोलेगा की एरर, कि भाई उसको 4.5 स्ट्रिंग वाली की नहीं मिल रही। देखे की एरर बोल रहा है। सही बात समझ रहे हैं? तो सिंटैक्स हमारा लिस्ट से टपल के सिमिलर है, बस क्या है, हम पहले जीरो इंडेक्सिंग वाला पास किया करते थे, यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, की पास कर रहे हैं। सही है, क्लियर है? बस छोटी सी हम एक और काम करते हैं फिर इसको एंड करेंगे क्लास को। देखें ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई थी अभी। सही है। मुझे ये 7 निकालना है। क्या निकालना है? 7 निकालना है। सही, जल्दी से बताएं क्या करना होगा। डेटा लिखूंगा और स्ट्रिंग में फान लिखूंगा, ऐसे एरर आएगा, इस तरह एरर आएगा। बताता हूँ, मैं पहले करके दिखा देता हूँ। बस डेटा और अफान, सॉरी MDAF, एरर देगा। क्या बोल रहा भाई, उसको की नहीं मिल रही, अफान की नहीं मिल रही। अब समझिएगा बात को। देखें ये जो अंदर वाली डिक्शनरी है ना, अभी इसको फिलहाल इग्नोर करें, इसको इग्नोर करें। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिक्शनरी है ना अंदर, ये एक वैल्यू है, अगर आप लोग समझ लें, कॉलम के बाद लिखी हुई है वैल्यू है पूरी। सही है, पूरी एक वैल्यू है। तो मुझे जब भी डेटा निकालना होता है ना, मुझे हमेशा की पास करनी होती है। तो इस पूरी की क्या है, क्लास डिटेल्स, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। सही है। अच्छा जब मैं क्लास डिटेल्स पास करूंगा, पूरे ब्रैकेट दे देगा। एग्जैक्टली क्या मिलेगा मुझे, पूरी वो डिक्शनरी लेकर आ जाएगा वो। अच्छा भाई सॉरी, असल में मुझे अभी याद आया, मैंने डेटा का ना 2 वेरिएबल बना दिए। देखें ये इसका नाम भी डेटा रखा हुआ है, इसका नाम भी डेटा रखा हुआ है। जब भी वो रिकमेंडेशन में मुझे सारी कीज़ दिखा रहा था। सही है। तो इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब ये क्या करेगा, सही से हमारी डेटा लाकर दे देगा। सही है। अब अफान और
अली अली की डिटेल्स ले आया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 7 निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा जल्दी से बताएं जी। अब समझिएगा बात को, मुझे इस पूरी चीज़ की मदद से क्या मिली है, एक और डिक्शनरी मिली है। और डिक्शनरी से डेटा किस तरह निकाला जाता है, की पास करके, क्या करके, की पास करके, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करनी पड़ेगी। तो क्या करना होगा मुझे, कुछ माइंड में आ रहा है, क्या करूँ मैं, लास्ट डिटेल को ब्रैकेट में डाल के उसका फिर वो कर दे। मतलब लास्ट डिटेल को ब्रैकेट में डाल के दोबारा ब्रैकेट लगा देंगे और कीड़ा देखिए समझे, ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, इसको याद रखें, वेरिएबल नेम हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारा पूरा डिक्शनरी वाला डेटा सेव हुआ हुआ होता है। सही है। तो सिमिलरली बस मुझे क्या करना होगा, आगे आऊँगा स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, जस्ट अफान, ठीक है, और इसका डेटा मिल जाएगा। समझ रहे बात को, अगर अली का चाहिए तो आप इसकी जगह लिख देते अली, और आपको अली का डेटा मिल जाएगा। सही है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे।